हम लोग शुरू करते हैं जी। सबसे पहले ये चीज समझने की कोशिश करते हैं कि जनाब आई कैप क्या है और सीए क्या है, ये लोग क्या काम करते हैं, ये किधर किधर काम करते हैं और इनकी फील्ड का स्कोप वहां से हमें पता चलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी आई कैप, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि पाकिस्तान में डिफरेंट जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उनमें या तो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी रखती है या डिसीजन मेकर्स को हेल्प आउट करती है। ठीक है जी। 1961 में ये बॉडी जो है ये क्रिएट की गई, ये इदारा क्रिएट किया गया और इस इदारे में जो भी फाइनेंशियल रेगुलेशंस जो है, ठीक है जी, यानी कि ये रेगुलेट करता है अकाउंटेंसी के प्रोफेशन को। आप देखिए, हम कहते हैं यार इस वक्त एक मुल्क की इकोनॉमी डाउन जा रही है, हम कहते हैं कि इसमें हमारे पास फाइनेंस खत्म हो गया, हमारे पास कैश खत्म हो गया। वो कैसी पॉलिसीज बनाई जाए कि जिनसे इकोनॉमी डाउन ना जाए, इकोनॉमी ऊपर जाए। एक मुल्क की बका का इन्हिसार जो है वो इकोनॉमी के ऊपर होता है। तो जनाब ये जो फाइनेंशियल मामलात हैं, ये जो फाइनेंशियल रेगुलेशंस हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर एक इंस्टीट्यूट नहीं बल्कि पूरे के पूरे कंट्री की, पूरे के पूरी एक सरजमीन की जो फाइनेंशियल मामला था वो डिपेंड कर रहे होते हैं और उसकी बका भी उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव ये है कि पाकिस्तान के अंदर अकाउंटेंसी के प्रोफेशन को रेगुलेट किया जाए। अब ये अकाउंटेंसी के प्रोफेशन को रेगुलेट कैसे करते हैं? पाकिस्तान में बेतहाशा लोग हैं, बेतहाशा बिजनेसेस हैं। उन सारे बिजनेसेस के अंदर बिजनेसेस की प्रैक्टिसेस को देखना, समझना, उनके बारे में रूल्स डिफाइन करना, उनको बताना कि जनाब ये बिजनेस प्रैक्टिसेस किस तरीके से की जाए ताकि इससे इकोनॉमी को ओवरऑल फायदा हो। तो जनाब एक्चुअली जब हम लोग इस प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के प्रोफेशन की, तो हम ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, जो इस प्रोफेशन को डेवलप करते हैं। और ये एक्चुअली वो लोग होते हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ये अकाउंट्स के डॉक्टर्स हैं, ये फाइनेंस के इंजीनियर्स हैं। किसी भी कंट्री के अंदर फाइनेंस को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाए, फाइनेंस को कैसे डिज़ाइन किया जाए ताकि उस कंट्री के अंदर जो भी उसके मामलात हैं उनको बेहतर तरीके से चलाया जा सके। तो आई कैप जो है ये एक हेल्पिंग बॉडी है डिफरेंट पॉलिसी मेकिंग अथॉरिटीज़ की, डिफरेंट रेगुलेटर्स की। फॉर एग्जाम्पल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आपने देखा है कि आजकल बड़ा इन्हें IMF के साथ इनकी डिफरेंट टाइप की डीलिंग्स हो रही हैं और स्टेट बैंक जो है वो इन डीलिंग्स के अंदर उसका मेन पर्पज़ यही होता है कि पाकिस्तान के लिए फाइनेंसेस को सिक्योर किया जाए। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस के ऊपर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मौजूद हैं और इनकी पॉलिसी मेकिंग में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत ज़्यादा इनको हेल्प कर रहे होते हैं। बल्कि अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नाम से एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान के फाइनेंशियल मामला को देख रही थी, जिसमें उनको काफ़ी सीरियस कंसर्न्स नज़र आए थे रिगार्डिंग द टेरर फाइनेंसिंग। और फिर उसमें उन्होंने पाकिस्तान को एक टास्क दिया था, कुछ पॉइंट्स दिए थे जिनके ऊपर पाकिस्तान ने काम करना था, जिसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट भी डिफरेंट लेवल्स के ऊपर इन्वॉल्व थी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डिफरेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी उस टास्क फोर्स के एक्शंस के जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी, जो उनके पॉइंट्स थे, उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए ये लोग भी शामिल थे जो पॉलिसी मेकिंग में थे। बल्कि अगर आप अभी देखें तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अभी रिसेंटली मार्केट में अनाउंस हुआ है, आया है और पाकिस्तान में ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है ये अब इम्प्लीमेंट है। इसको बनाने में, इसके रूल्स डिफाइन करने में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का बहुत हाथ है। इवन इसके अलावा भी अगर आप देखें डिफरेंट कंपनीज हैं, उन कंपनीज को चलाने के लिए डिफरेंट टाइप के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनमें काफ़ी इन्वॉल्वमेंट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की पाई जाती है। FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये एक ऐसा इदारा है जो कि पाकिस्तान में डिफरेंट टैक्सेस के मामलात को देखता है, हर तरह के टैक्सेस और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं जो कलेक्ट होती हैं। और आपको पता है कि टैक्स मनी से ही हमारा मुल्क चलता है, हमारे मुल्क के मामलात चलते हैं, इसके डिफेंस के इदारे, इसके सर्विसेज के इदारे, इसकी और बहुत सारी चीज़ें जो है वो टैक्स मनी से चलती हैं। तो यानी कि समझ लीजिए कि FBR इज़ द इंस्टीट्यूट जो कि इस मुल्क को पैसे कमा के देता है, जिससे इस मुल्क की एक्टिविटीज़ चलती हैं। और FBR में बड़ी ही इंपॉर्टेंट पोस्ट के ऊपर, डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं वो सर्व कर रहे हैं। बल्कि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा शब्बर जैदी साहब, ही इज़ वन ऑफ द पार्टनर्स ऑफ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म जो कि पाकिस्तान में जिसको बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है, वो उसके पार्टनर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। इन्होंने FBR में जाके काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट्स की, काफ़ी सारी चीज़ें
इंट्रोड्यूस कराई, जिसकी वजह से इनको कुछ लोगों की तरफ से काफ़ी मुखालफत का सामना भी करना पड़ा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको याद कराऊं तो रिसेंटली इकोनॉमी के अंदर 50,000 रुपये के ऊपर की ट्रांजैक्शन के लिए शनाख्ती कार्ड की कॉपी देने की जो रिक्वायरमेंट थी वो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई थी। एंड ही वाज ऑफ द ओपिनियन कि यार इस तरीके से बहुत सारी इकानमी जो हमारी ब्लैक इकोनॉमी है उसको हम लोग वाइट इकोनॉमी में कन्वर्ट कर देंगे। ब्लैक इकोनॉमी से मुराद ये है कि ऐसी इकोनॉमी जो कि किसी खाते में नहीं आती, जो कि कोई उसको रिकॉर्ड नहीं करता और उसके ऊपर गवर्नमेंट को फिर टैक्स भी नहीं जाता। तो कहने का मतलब ये कि दिस इज द लेवल, दिस इज द स्केल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसका एक बड़ा ग्रेटर इम्पैक्ट है हमारी सोसाइटी के ऊपर। अगेन एक और इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, SECP। ये एक ऐसा इदारा है जो पाकिस्तान में बिजनेसेस चलाने वाली डिफरेंट कंपनीज, जो भी कंपनीज हैं उनको रेगुलेट करने वाला इदारा है। उनके लिए रूल्स बनाता है, उनके ऊपर रिक्वायरमेंट्स डालता है, उनकी वर्किंग को, उनकी परफॉर्मेंस को लोगों तक लेकर जाता है और उनको बताता है कि इस मुल्क के अंदर इकोनॉमी किस तरीके से चल रही है। आप समझ लीजिए कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट्स एक मुल्क के अंदर होने वाली बिजनेस एक्टिविटी का आउटलुक होती है। उससे क्या मुराद है? उससे ये मुराद है कि अगर बाहर के कुछ लोग, बाहर के कुछ इन्वेस्टर, दूसरे मुल्कों के इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दे विल बी लुकिंग टुवर्ड्स द रिपोर्ट्स ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसमें कि वो ये देख रहे होंगे कि यार SECP ने क्या क्या सर्विसेज, क्या क्या रिपोर्ट्स दी हैं, SECP ने क्या क्या बातें बताई हैं, और उससे उनको बड़ा क्लियर अंदाजा हो जाता है कि इस मुल्क के अंदर इकोनॉमी की क्या सूरत हाल है और इकोनॉमी किस तरीके से चल रही है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि रिसेंटली सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये अनाउंसमेंट किया है कि पाकिस्तान में इस एक साल में बिजनेस इतना ज़बरदस्त बूम पे गया है कि तकरीबन 26,500 के करीब नई कंपनीज जो हैं वो रजिस्टर हुई हैं, और उसका ये मतलब है कि पाकिस्तान में बिजनेस जो है वो एक बड़े अच्छे तरीके से आगे चल रहा है और बिजनेसेस में काफ़ी ज़्यादा बूम और काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी डिफरेंट जगहों के ऊपर बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ना सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं बल्कि वो इन इदारों की जो आगे की डायरेक्शन है उसको भी स्टीयर कर रहे हैं, उन डायरेक्शंस को मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे NEC है, जैसे आपके टैक्सेशन के डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे आपके परफॉर्मेंस के डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट जगहों पे आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डिफरेंट रोल में नजर आएंगे, बिकॉज दे हैव द स्किल सेट, दे हैव द एबिलिटी, दे हैव द नॉलेज, दे हैव द एक्सपर्टीज, जो कि चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी पोजीशन के ऊपर, किसी भी इंपॉर्टेंट की मैनेजमेंट पोजीशन के ऊपर जो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, उन्होंने उन सर्विसेज को फुलफिल करने के लिए उनकी पूरी की पूरी ट्रेनिंग उनके पास मौजूद है और वो पूरा का पूरा स्किल सेट रखते हैं। एक और बड़ी मज़े की बात है जो मैं ICAP के वाले से आपको बताना चाहता हूँ, अभी आगे चल के हम इसके ऊपर इंटरनेशनल रिकग्निशन के सेक्शन में भी दोबारा बात करेंगे, कि ICAP बहुत ज़्यादा इज्जत की निगाह से देखा जाता है डिफरेंट ममालिक में, और बड़े बड़े ममालिक में, USA, कनाडा, UK, न्यूजीलैंड, सऊदी अरेबिया, इवन UAE और इस तरह के कंट्रीज़ में, जो भी आप नाम लें, जिस फील्ड में भी, जिस इलाके में भी आप नाम लें, जिस मर्जी रीजन की आप बात करें इस हमारे वर्ल्ड में, चार्टर्ड अकाउंटेंसी और इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान को एक कॉम्पिटेंट इंस्टीट्यूट समझा जाता है, और इसके बनाए गए लोगों को, जिनको हम चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं, उनको कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल समझा जाता है। इसी वजह से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ग्लोबल मोबिलिटी भी बहुत ज़बरदस्त है। दे कैन मूव टूवर्ड्स एनी कंट्री, वॉट एवर कंट्री दे लाइक, और फिर वहाँ पे जाके दे कैन सर्व बेटर, और वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से वो सर्व कर सकते हैं। तो इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान यानी कि हमारा इदारा और इस इदारे के ट्रेन किए गए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इन दोनों को पूरी दुनिया में बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है, बड़े एहतराम की निगाह से देखा जाता है। ये जो चार्टर्ड इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान है, इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स और बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपने देखी हैं। अब इन लोगों ने जो काम करना है इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान में, तो इनको कुछ ऐसे लोग चाहिए थे जो कि जाके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम करें, यानी कि वो लोग जो ऑर्गेनाइजेशंस में बैठे हुए हैं, जो इस इदारे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कहते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को उनका सिलेबस ICAP डिफाइन करता है कि आप लोग क्या पढ़ेंगे, और उनकी टेस्टिंग ICAP लेता है कि जो आपने पढ़ा आगे ज़रा बताए ना कि आपको क्या आता है। ठीक है, तो जो लोग एजुकेशन हासिल करते हैं, पढ़ते हैं, ICAP के सिलेबस और एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, फिर उन लोगों को
हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं, यानी कि ये जो क्वालिफिकेशन है जो ICAP ऑफर करता है, इसमें जो लोग पास हो जाते हैं उनको ACAs एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट या उर्फे आम में चार्टर्ड अकाउंटेंट कहा जाता है। तो CA की जो डिपार्टमेंट है, CA का जो आप समझ लीजिए कि जो फील्ड है, इसको मैंने आपको इस तरीके से मुतारिफ कराने की कोशिश की है कि सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारा इदारा क्या करता है। अब उस इदारे को काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत है, उन लोगों को वो ट्रेन करता है, उन लोगों के वो एग्ज़ाम्स लेता है, और जब वो लोग उसके इदारे के जो क्राइटेरिया उस पर पूरा उतरते हैं तो फिर उनको एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी की डिग्री दी जाती है। अब जो क्राइटेरिया किस तरीके से चेक किया जाता है, एग्ज़ाम्स के थ्रू, यानी कि दिस इज़ ए क्वालिफिकेशन जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं वो ICAP जो काम करता है उनकी तैयारी करते हैं और उनको बताते हैं कि यार यस आई एम द कैपेबल पर्सन, और मुझे पूरी दुनिया में कोई भी काम दे दे किसी भी की मैनेजमेंट पोजीशन के ऊपर, आई विल बी एबल टू हैंडल दोज मैटर्स। और ये दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेट प्रोफेशन जो कि इस वक्त आप ऑफर कर सकते हैं, द मोस्ट वर्सेटाइल प्रोफेशन इन द मार्केट राइट नाउ। ठीक है जी, सो दिस वाज ऑल अबाउट ICAP एंड चार्टर्ड अकाउंटेंसी। अब आपके जहन में ये आ रहा होगा कि अच्छा ठीक है सर, आपने तो बता दिया कि यार ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्या है, ICAP क्या है, लेकिन मेरे जहन में कुछ क्वेश्चंस हैं। जब भी कभी आपको जब भी कभी कोई एक फील्ड के अंदर जाने के लिए कहेगा कि यार इस फील्ड में चले जाओ, तो उसके जहन में कोई ना कोई बात होगी, उसके जहन में कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होगा, उसके जहन में इन 9 में से कोई एक बात होगी, 1, 2 या 3 बातें होंगी कि यार तुम किसी भी प्रोफेशन को जब ज्वाइन करोगे तो फिर तुम्हें उसमें क्या देखना है। यानी कि जब भी कभी आपने कोई प्रोफेशन ज्वाइन करना है तो यू हैव टू लुक इनटू इट कि आपको उसमें क्या मिल रहा है। उस प्रोफेशन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट लोग पूछते हैं, वो कहते हैं कि इस प्रोफेशन में इस क्लास को पढ़ने के बाद, इस क्वालिफिकेशन को हासिल करने के बाद क्या जॉब भी मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी, इज देयर एनी एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट के हवाले से मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी में क्या एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज़ हैं, क्या वाकई जॉब भी मिलेगी क्या नहीं मिलेगी। क्योंकि हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आप कोई क्वालिफिकेशन कर लेते हैं, वहाँ पे पता चलता है यार इस क्वालिफिकेशन से रिलेटेड तो जॉब्स ही नहीं है। अच्छा, जॉब मिल गई है तो क्या जॉब की पेइंग कैपेसिटी भी है इतनी कि वो आपको एक अच्छा फ्यूचर दे सके? क्या उस जॉब में ग्रोथ पर्सपेक्टिव भी हैं? कहीं ऐसे तो नहीं है कि आप एक जगह पे हैं और आप वहीं के रह जाएंगे और आप मूव नहीं कर सकेंगे। अगर आपको फर्स्ट करें कि एनवायरनमेंट एक जगह का अच्छा नहीं लगता, तो आपके पास बड़ी लिमिटेड सी ऑप्शन है कि यार और किसी जगह पे लाइब्रेरियन की, क्योंकि जॉब ओपन नहीं हो रही तो इसलिए मैं किसी लाइब्रेरी और मैं जॉब स्विच नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लाइब्रेरी में मास्टर्स कर लेते हैं लाइब्रेरी साइंसेज में, तो यू हैव टू फाइंड आउट अ लाइब्रेरी, और उस लाइब्रेरी में जो लाइब्रेरियन है उसके जॉब छोड़ के जाने का इंतजार करना होगा ताकि आप वहां पे अप्लाई कर सकें। तो क्या ग्रोथ पर्सपेक्टिव भी है? क्या हम लोग अपने प्रोफेशन में ऊपर भी जाएंगे या नहीं जाएंगे, बस यहीं पे हम लोग जिस जगह पे हायर हुए उसी जगह पे रिटायर हो जाएंगे, ऐसा है? या CA का जो प्रोफेशन है उसमें आपको ग्रोथ पर्सपेक्टिव मिलेगा? क्या कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट है? यानी कि कहीं ऐसे तो नहीं है कि आप बिल्कुल पुराने लोगों की तरह हो जाएंगे कि 10 साल के बाद आप एक डिफरेंट जगह पे आप जाते हैं, एक टेबल पे बैठते हैं, उस पर अपना काम करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है उससे आपको कोई सरोकार नहीं है। क्या इसमें क्या कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी है या नहीं है? इज देयर एनी अपॉर्चुनिटी टू डू बिजनेस? क्या इस को करने के बाद हम कोई बिजनेस भी कर सकेंगे या हम बिजनेस नहीं कर सकेंगे क्योंकि हमने तो एक क्वालिफिकेशन कर ली? अगर हम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में कोई कोर्स कर लेते तो ठीक है यार, फिर वो हम बिजनेस कर सकते थे। क्या हमें कोई प्रैक्टिसिंग का लाइसेंस मिल जाएगा? क्या ये जो फील्ड है अकाउंटेंसी की, इसमें डाइवर्सिटी है? क्या हम डिफरेंट एरियाज में जा सकते हैं? क्या इंटरनेशनली भी हमें रिकग्निशन मिलेगी या नहीं मिलेगी कि हम वहाँ पे बाहर जाएंगे तो वो हमें कहेंगे कि यार तुम किधर से आ गए हो? अच्छा, ये CA ये कौन सी क्वालिफिकेशन होती है, हमें तो पता ही नहीं यार ऐसी भी कोई क्वालिफिकेशन होती है। क्या कहीं ऐसे तो नहीं होगा कि आप बाहर जाएंगे, ग्लोबल मोबिलिटी नहीं है, आप बाहर जाके आपको मजदूर की नौकरी करनी पड़े? और क्या क्या कैरियर चॉइसेस हैं पाकिस्तान में रहते हुए, आप कौन कौन से कैरियर को सिलेक्ट कर सकते हैं? तो जनाब एक एक करके मैं इन बातों को आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में एम्प्लॉयमेंट क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंसी एम्प्लॉयमेंट में सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस पोजीशन पे होते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, बिकॉज ये डिफाइन करते हैं कि यार कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरह से चलेगी। देखिए, कोई भी बिजनेस है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो मेनली क्यों चलती है? क्योंकि उसने बिजनेस प्रॉफिट कमाना होता है। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट कैश होता है, फाइनेंस होता है। तो इसके लिए आपको फाइनेंस मैनेजमेंट, प्रॉफिट मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट चाहिए। ये लोग उसको करते हैं,
यहाँ कर अपने जूनियर से करवाते हैं, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मेनली डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी पे होता है कि यार किस तरीके से हम लोग करें। तो इन लोगों को फायर करना है, कब फायर करना है, ये डिसीजन भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही ले रहे होते हैं, तो ये अपने आप को थोड़ी फायर करेंगे। और वैसे भी अगर आप देखें कि कोविड जब आया तो मैंने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे फील्ड्स में, बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें लेयरिंग ऑफ की गई। लेयरिंग ऑफ का मतलब होता है कि कुछ एम्प्लॉयज़ वर्क कर दिए गए क्योंकि काम नहीं था या उनको हम हैंडल नहीं कर पा रहे थे, लोग उनको मैनेज नहीं कर पा रहे थे। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंसी फिर भी जो है वो लीस्ट अफेक्टेड फील्ड रही कोविड की वजह से। कोविड के अंदर कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो आउट ऑफ जॉब नहीं हुआ, और इसकी होने की वजह भी नहीं बनती थी, क्योंकि ये वो लोग थे जिन्होंने कैलकुलेशन करके तो बताना था कि हम कौन कौन से फंक्शंस में किस किस जगह पे कब कब लोगों को फारिग कर सकते हैं। ठीक है जी। तो और आई कैन से फॉर श्योर कि देयर इज अप्रोक्सीमेटली 100% एम्प्लॉयमेंट in chartered accountancy. I have not seen even a single person, even a single chartered accountant, not even a पार्टली क्वालिफाइड पर्सन जिसको जॉब नहीं मिल रही है। पार्टली क्वालिफाइड से मुराद है कि जिसके पूरे पेपर पास नहीं हुए हैं, उसके भी थोड़े से पेपर रहते हैं, और अगर वो जॉब करना चाहता है, देयर इज अ जॉब इन द मार्केट फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑलवेज। हमेशा आपके लिए एक जॉब है, और वो जॉब जो होगी वो आपको बड़ा अच्छा पे भी करेगी, उसकी पेइंग कैपेसिटी भी बड़ी ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी में देयर इज ऑलवेज ए 100% एम्प्लॉयमेंट, और जब भी कभी कोई बुरा वक्त आएगा तो ये डिपार्टमेंट जो है ये लीस्ट अफेक्टेड डिपार्टमेंट होता है, बिकॉज दे आर द बिजनेस रनर्स। इन लोगों ने बिजनेस रन करना होता है, और यही बताएंगे कि बिजनेस को किस तरीके से रन करना चाहिए जब कोई डिफिकल्टी आती है। दूसरा जो कंपोनेंट आप लोगों के ज़हन में आ रहा होगा वो ये होगा, और जो सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं वो है जी पेइंग कैपेसिटी, कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं उनकी सैलरी कितनी होती है, इनको कितने पैसे मिलते हैं जब ये लोग जॉब करते हैं। और फिर वो कंपेयर कर रहे होते हैं, बड़ा आपस में नेक टू नेक कंपेयर कर रहे होते हैं कि यार अच्छा मुझे बताएं कि इसमें कितनी सैलरी है, चले मैं किसी और चीज़ किसी और फील्ड के साथ कंपेयर करूँ तो देखो उसमें कितनी सैलरी है। एक चीज़ मैं आपको हमेशा कहूँगा कि जब भी कभी आप दो डिफरेंट फील्ड्स की पेइंग कैपेसिटी को आपस में कंपेयर कर रहे हो तो सिर्फ उसकी सैलरी को ही कंपेयर ना किया करें, उसके अंदर डिफरेंट बेनिफिट्स को भी कंपेयर किया करें, उसके अंदर डिफरेंट टाइप के जो आपके परक्विजिट्स हैं, आपकी जो ईज ऑफ लाइफ है उसको भी कंपेयर किया करें। ठीक है जी। तो फर्ज करें कि ऐसा हो सकता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी में लेट सपोज मैं कहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट टाइप की वेबसाइट्स के बारे में भी बताऊंगा, कि लेट सपोज मैं कहता हूँ कि देयर इज एन अप्रॉक्सीमेटली एट लीस्ट 150,000 सैलरी, जो कि कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट कम से कम 1.5 लाख रुपए सैलरी तो ज़रूर ले रहा होगा। उससे कम सैलरी जो है वो तो इस प्रोफेशन की शान के ही खिलाफ है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि सर मेरा एक कज़न है जो कि फॉर एग्जाम्पल साउथ कोरिया में गया हुआ है, वहाँ पे वो फैक्ट्री में 18 घंटे काम करता है और फिर उसके बाद उसको 4 लाख रुपए मिलते हैं, और वो जो 4 लाख रुपए हैं वो सारे के सारे घर भिजवा देता है, तो वो तो उसकी तो पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा है। तो भाई वो फील्ड भी तो देखे ना, उसमें उस बंदे ने एक जगह पर खड़े होके सारा दिन फैक्ट्री में काम करना है और फिर उसके बाद उसको वो अमाउंट मिलनी है। तो दिस इज़ नॉट ऑलवेज ए राइट अप्रोच टू कंपेयर ओनली द सैलरी विद सैलरी। लेकिन अगर आप एक अच्छी लाइफ चाहते हैं, अगर आप एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहते हैं, अगर आप एक अच्छा ऑफिस डेकोरम चाहते हैं, फॉर्मल सिस्टम चाहते हैं, और फिर उसके बाद साथ एक अच्छी पेइंग कैपेसिटी भी चाहते हैं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर इतना पोटेंशियल है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हैं वो कम से कम 1.5 लाख रुपए से 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, 50 लाख रुपए तक भी सैलरी पर मंथ अर्न कर रहे होते हैं। तो पेइंग कैपेसिटी बहुत ज़बरदस्त है। इसमें मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताऊं कि मैंने नेट पे सर्च किया तो मुझे बहुत मज़े की वेबसाइट्स नजर आई। फॉर एग्जांपल PGC, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर उन्होंने ये बात बताई है कि विच फील्ड हैज़ द हाईएस्ट सैलरी इन पाकिस्तान। ये स्क्रीनशॉट है जो मैंने उनकी वेबसाइट से लेकर दिया है, और आप देखेंगे नंबर 1 पर उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को रखा है, सेकंड नंबर पे CSS, तीसरे नंबर पे IT प्रोफेशनल्स, चौथे नंबर पे डॉक्टर्स। तो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की वेबसाइट पे चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज द मोस्ट पेड प्रोफेशन। एक और बड़ी मोतबर वेबसाइट है startuppakistan.com। ये कुछ बड़े ही एनर्जेटिक और यंग से लोग हैं जो कि बहुत काम कर रहे हैं स्टार्टअप्स के अंदर। इन लोगों की वेबसाइट के ऊपर ये ऊपर लिंक भी दिया हुआ है, तो आप इस लिंक पे जाकर खुद भी कर सकते हैं ओपन। और अगर आप देखें तो इनकी वेबसाइट के ऊपर से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, 10 बेस्ट पेइंग जॉब्स इन पाकिस्तान, एंड चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज द नंबर 1 इन दिस लिस्ट एज वेल। और एक और वेबसाइट
वैसे तो अगर आप गूगल पे भी लिख के सर्च करेंगे हाईएस्ट पेइंग सैलरी जो है, हाईएस्ट पेइंग जॉब इन पाकिस्तान कौन सी है, तो आई एम श्योर कि आपको पहले नंबर पे नहीं तो दूसरे या तीसरे नंबर पे तो लाजमी तौर पे चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो है वो आपको नज़र आएगा, बिकॉज इट डेफिनेटली हैज़ ए ग्रेट पेइंग कैपेसिटी, और इसमें कोई शक नहीं है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है दे आर वन ऑफ द हाईएस्ट अर्नर्स इन पाकिस्तान। अब हम जाके चलते हैं जी थर्ड क्राइटेरिया जो स्टूडेंट्स के जहन में आता है, दैट इज कि ग्रोथ पर्सपेक्टिव क्या है। क्या सीए की जॉब करते हुए हम लोग जिस प्रोफेशन में जाएंगे, जिस जॉब पे जाएंगे, जिस जगह पे जाएंगे, क्या उस प्रोफेशन में, क्या उस जगह पे हमें ग्रोथ भी मिलेगी, या हम एक उसी जगह पे बैठे रह जाएंगे जहां पे हम हैं, उसी बेसिक लेवल के ऊपर, और आगे ग्रोथ के पर्सपेक्टिव नहीं है। क्या इस काम में वाकई ही ऐसी चीजें भी मौजूद हैं कि आपको आगे जाने में, आगे बढ़ने में मदद मिले। तो सबसे पहली बात जो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ ये है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑलरेडी टॉप एग्जीक्यूटिव लेवल पोजीशंस जो हैं ये होल्ड करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सीएफओ, सीईओ, कंपनी सेक्रेटरी, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, चीफ इंटरनल ऑडिटर और इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है जी। लोकली भी और ग्लोबली भी डिफरेंट टाइप के जो कंपनीज हैं उनमें डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर, और ये सारी की सारी मैनेजरियल पोजीशंस है, की मैनेजरियल पोजीशंस है, की पॉइंट्स हैं, की पोजीशंस हैं जिनके ऊपर ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं ये मौजूद होते हैं, जहाँ पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और उसकी रीजन ये होती है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो उनके एक्सपीरियंस को, उनकी एक्सपर्टीज को और उनकी एजुकेशनल डेप्थ को शो करता है। ऐसे नहीं है कि हमने सिर्फ ऊपर ऊपर से बात करनी है, हम हर चीज की तह में जाएंगे, हम हर चीज का इम्पैक्ट कैलकुलेट करेंगे, हम हर बात को देखेंगे, हर चीज को समझेंगे और फिर उसके बाद उसको रियल लाइफ सिनेरियोज में अप्लाई करेंगे। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैव ग्लोबल मोबिलिटी। ग्लोबल मोबिलिटी का ये मतलब है कि सीएस जो हैं, अभी मैं थोड़ी देर में आपके साथ ये भी शेयर करूंगा कि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की क्या क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कौन कौन से मुल्क में जाके क्या क्या काम कर सकता है। बहुत ही इजी और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्लोबल मोबिलिटी है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इजीली दूसरी कंट्रीज में जा सकते हैं, वहां पे उनको बिल्कुल उसी वैसी ही इज्जत मिलेगी, उनको वैसा ही प्रोफेशनल मकाम मिलेगा, उनको उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा जैसे कि वो उस मुल्क के चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। और इसमें देखेंगे, मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि डिफरेंट कंट्रीज जो हैं पाकिस्तान के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अपना अपने कंट्री का चार्टर्ड अकाउंटेंसी बनाने के लिए बहुत ही इजी उन्होंने शर्तें रखी हैं कि थोड़े से पैसे दे दें, आप तो एक थीसिस लिख दें, आप एक आध पेपर दे दें, तो आपको हम लोग अपने मुल्क का चार्टर्ड अकाउंटेंट बना लेंगे। और इनमें कौन कौन सी कंट्री शामिल हैं? इंग्लैंड है, मतलब यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट्स है, सऊदी अरेबिया है, और बहुत सारी कंट्रीज हैं। मैं अभी आपके साथ वो लिस्ट भी शेयर करूंगा। तो जनाब, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो प्रोफेशन है इसमें ग्रोथ पर्सपेक्टिव मौजूद है। आप किसी भी लेवल पे आते हैं, आप टॉप हाईएस्ट लेवल तक जा सकता है, ठीक है जी। और वो टॉप हाईएस्ट लेवल क्या है? सीईओ कंपनी का, सीएफओ कंपनी सेक्रेटरी, और इस तरह की बहुत सारी ऐसी पोजीशंस के ऊपर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मौजूद होते हैं। तो जनाब, तीन चीजें अभी तक हम लोगों ने डिस्कस की। पहली चीज एम्प्लॉयमेंट है, तो उसका आंसर है यस, 100% एम्प्लॉयमेंट है। दूसरी चीज पेइंग कैपेसिटी है, तो उसका आंसर है यस, बहुत सारे मोतबर लोग, मोतबर सिस्टम्स, मोतबर वेबसाइट्स, मोतबर इंस्टीट्यूट्स ये कहते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज द हाईएस्ट पेड जॉब इन पाकिस्तान। तीसरी चीज ये थी कि क्या सिर्फ पाकिस्तान के होकर रह जाएंगे, क्या इसमें जॉब में इंप्रूवमेंट आती है, क्या ग्लोबल मोबिलिटी है, क्या इसमें ग्रोथ है? तो उसका आंसर है यस, इट हैज ए वेरी गुड ग्रोथ पर्सपेक्टिव। बहुत ही स्मूथ, बहुत ही इजी ग्रोथ पर्सपेक्टिव होता है। बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट डिफरेंट कंट्रीज में जाकर सेटल हो रहे होते हैं और वो वहां पे जाके अच्छा परफॉर्म करते हैं, अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज, क्या ये प्रोफेशन एक स्टैग्नेटेड प्रोफेशन है? क्या इसमें इम्प्रूवमेंट्स आती हैं, या वही जो आपने अब सीख लिया वो सारी जिंदगी उसको उसी के ऊपर आप चलते रहेंगे ऑन दी, मतलब इन अदर वर्ड्स, क्या ये टाइप राइटिंग के ऊपर टाइप राइटिंग करना है? तो जनाब, इसका आंसर है हरगिज नहीं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वो बहुत ही कम क्वालिफिकेशंस के अंदर शामिल है, जो क्वालिफिकेशन इवन लोगों को, जो अपने क्वालिफाइड मेंबर्स होते हैं उनको क्वालिफाई करने के बाद भी क्लासें पढ़ाता है।
जिसको हम कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट CPD कहते हैं। और ये जो कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो जब तक आप जिंदा हैं, जब तक आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उस वक्त तक आपने हर साल सर्टेन आवर्स की क्लासेस पढ़नी है, सेमिनार्स अटेंड करने हैं, वेबिनार्स अटेंड करने हैं। और उसमें आपको बताया जाएगा कि इस वक्त अकाउंटेंसी की फील्ड में, ऑडिट की फील्ड में, फाइनेंशियल सर्विसेज की फील्ड में, टैक्सेशन की फील्ड में क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या नई बातें आ रही हैं, किस किस तरीके से आपने उनको लेकर चलना है। और उन सारी की सारी बातों में आपको प्रॉपर अजबर किया जाता है, आपको बताया जाता है कि व्हाट आर द चेंजेस और उनको किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करना है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपने प्रोफेशनल कैरियर के अंदर। तो कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की। इनोवेशन और रिसर्च जो है वो एजुकेशनल स्कीम जो हमारी है, यानी कि कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, किस तरीके से पढ़ने हैं, कौन कौन सी चीजें होंगी, उसके अंदर ये इंटरव्यूड है। यानी कि हर चीज एजुकेशनल, जो हमारा एक्सपीरियंस है, एजुकेशनल एक्सपर्टीज है, उसके अंदर नई नई जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जो नया वेब 3.0 आ रहा है, जो बिग डाटा का कॉन्सेप्ट है, जो फिनटेक का कॉन्सेप्ट है, ये वो सारे वो कॉन्सेप्ट हैं जो इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में रेवोल्यूशन लेकर आ रहे हैं। और ये सारी की सारी चीजें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एज पार्ट ऑफ देयर सिलेबस पढ़ाई जाती है। तो ये एक बहुत ही इनोवेटिव फील्ड है, बहुत ही अपडेटेड फील्ड है, जिसमें जो जो चीजें आ रही हैं, जो जो इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं फाइनेंस की फील्ड में, वो सारी की सारी आपके जो एजुकेशन है उसका पार्ट है। आई कैप हर 5-6 साल के बाद अपनी एजुकेशन स्कीम रिवाइज करता है, पेपर की कंपोजिशन रिवाइज करता है, अपने पेपर्स के अंदर मजीद अपने सिलेबसेस अपडेट करता है, ताकि उन सिलेबस को, उन एजुकेशन स्कीम को एक सर्टेन लेवल के इनोवेशन उसमें डाली जाए, ताकि लोग जो है जो जो क्वालिफाई करें उनको हम लोग एक पुराने जमाने के लोग ना कहें, बल्कि वो फ्रंट मैन लीडर्स हो, जिनको सारी की सारी जिसको सारी की सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इस तरह की इम्प्रूवमेंट्स का और इनपुट्स का पता है। ठीक है जी। इसके अलावा ICAP डिफरेंट टाइप के सेमिनार, सिंपोजियम्स और डिस्कशन सेशंस वगैरह करता रहता है, which are about the development of new financial reporting standards, which are about the development of new taxation practices, which are about the auditing practices जो कि कर रहे होते हैं। तो जनाब फोर्थ पॉइंट ये था कि क्या वाकई ही कोई कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है। तो मैंने आपको बताया कि दिस इज वन ऑफ द वेरी फ्यू प्रोफेशंस, ये उन बहुत ही थोड़े से प्रोफेशन में से एक प्रोफेशन है जिसमें क्वालिफिकेशन के बाद भी आप आपको कंटिन्यूअसली रिसर्च करते रहना होती है, आपको कंटिन्यूअसली इन्वॉल्व रहना होता है अपनी क्वालिफिकेशन के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। क्या चार्टर्ड अकाउंटेंसी करते हुए आपको बिजनेस कर सकते हैं? क्या आपके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं? तो जनाब इसका आंसर है यस। मैंने आज तक कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसा नहीं देखा जो सिर्फ जॉब कर रहा है। ये लोग बिजनेस करते हैं, ये समझते हैं कि बिजनेस क्या है, ये समझते हैं कि बिजनेस को कैसे लेकर चलना है, बिजनेस के अंदर से प्रॉफिट कैसे हासिल करना है, बिजनेस को किस तरीके से मैनेज करना है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो कि आपको नजर आएंगे, प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट, दे आर इन्वॉल्व इन बिजनेसेस। ठीक है जी। वो बहुत सारे डिफरेंट वेंचर्स में, बहुत सारे डिफरेंट तरीके कार से वो इन्वॉल्व होते हैं, वो अपनी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे होते हैं, क्योंकि ये जानते हैं, ये समझते हैं, तो इसलिए ये करते हैं। ठीक है जी। तकरीबन जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मैंने देखे हैं, ये किसी न किसी बिजनेस एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व होते हैं एज पैरेलल टू देयर सर्विसेज, पैरेलल टू देयर जॉब्स जो कि वो कर रहे होते हैं। तो मार्जिन भी है, आपकी एक्सपर्टीज भी है, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कैरी ऑन भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस लाइसेंस। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जिस काम के लिए मशहूर है वो है जनाब ऑडिटिंग। ठीक है जी। तो आप अपनी एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म बना सकते हैं जिसकी एक अपनी पहचान है, और उसके ऊपर आप डिफरेंट टाइप की सर्विसेज दे सकते हैं। आप उसमें ऑडिटिंग की सर्विसेज दे सकते हैं, आप उसमें नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज दे सकते हैं, टैक्सेशन की सर्विसेज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सर्विसेज, सेक्रेटेरियल कंप्लायंसेस की सर्विसेज। और ये सारी की सारी सर्विसेज ऐसे नहीं है कि आपको बाद में अलग अलग सीखना पड़ेगी। वेन यू आर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट तो आप इनमें से कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी हम उस सर्विस की लिस्ट भी देखेंगे। ठीक है जी। एक बहुत मजे की बात आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये रूल है कि जितनी भी कंपनीज है, उन सारी कंपनीज ने अपने अकाउंट्स का साल में एक दफा ऑडिट जरूर कराना है, और वो ऑडिट सिर्फ और सिर्फ आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवा सकते हैं। दिस इज अ ग्रेट एंड ह्यूज अपॉर्चुनिटी, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है वो ना सिर्फ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बल्कि इस फील्ड के अंदर इनोवेशन भी लेकर आ रहे हैं, इस फील्ड को बेहतर भी कर रहे हैं। ठीक है। डिफरेंट ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर से, डिफरेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से सारे के सारे प्रोफेशन को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं।
और ये एक इतना बड़ा एवेन्यू है कि अगर आप गौर से देखें तो ये SECP सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी हम लोगों ने जिक्र किया था। उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि 2022 के साल में 26,500 के करीब नई कंपनीज इन्वॉल्व रजिस्टर हुई हैं। अब ये सारी कंपनीज, इनमें से मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी डिफरेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने किया होगा, उनके ऑडिट्स भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करेंगे, इनके अकाउंट्स भी की सर्विसेज भी हैं वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हेड कर रहे होंगे। तो जैसे जैसे एक मुल्क जो है वो तरक्की करता चला जाएगा, उसमें ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस ओपन होते जाएंगे, वैसे वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्रोफेशन जो है ये मजीद फ्लरिश करता चला जाएगा। ठीक है जी, ये 9 पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा और उसके बाद मैं आप लोगों के इंशाल्लाह क्वेश्चंस लूंगा। पॉइंट 7, डाइवर्सिटी इन द फील्ड। इस फील्ड में रहते हुए आप कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं? अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, आप ऑडिटिंग की सर्विसेज दे सकते हैं। टैक्स प्रैक्टिसेस, तमाम लोगों को टैक्स की सर्विसेज देनी होती हैं, तमाम लोगों ने टैक्स की रिटर्न्स फाइल करनी होती है। लॉ प्रैक्टिसेस, बहुत सारे बिजनेस के लॉज। तो आप समझें कि वो जो काम लॉयर्स करते हैं, जो कि जो सिविल और दूसरे जो कवानीन होते हैं उनको फॉलो करते हैं, तो ये जो लॉयर्स होते हैं जो बिजनेसेस की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो बिजनेसेस को लॉज की जो इश्यूज है उनको रिजॉल्व करके देते हैं, वो लॉ प्रैक्टिसेस, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट की सर्विसेज, वैल्यूएशन सर्विसेज, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, यानी कि आप देखें कि कितना इंपॉर्टेंट, कितना मजे का काम है और कितना एक्साइटिंग काम है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन चलती हुई है उसके प्रोसेसेस को समझें और फिर आप ऐसी आउटपुट्स और ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करें कि आप उन्हें बताएं कि यार आप अपने प्रोसेसेस को ऐसे बेहतर कर सकते हैं, आप अपने प्रोसेसेस में जो गलतियां उनको ऐसे ठीक कर सकते हैं, so on and so forth। तो यानी कि बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग मींस कि आप उनके प्रोसेस को देखते हैं, समझते हैं और उसके बाद आप उसमें से जो भी जो इश्यूज है उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उनको बताते हैं कि आपको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। मींस चार्टर्ड अकाउंटेंट गोज देयर, वो देखता है और फिर उनको बताता है कि आपने अपना बिजनेस कैसे चलाना है। ठीक है, आईटी मैनेजमेंट सर्विसेज, ऑडिट्स एंड कंट्रोल, डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सर्विसेज हैं। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो बड़ी है उनमें जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम या इस तरह के डिफरेंट अकाउंटिंग सिस्टम्स जो अप्लाई होते हैं, जो मैनेजमेंट के सिस्टम्स हैं, कंप्यूटराइजेशन जो है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स ना सिर्फ इनको डील कर रही होती हैं बल्कि ऐसी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही होती हैं। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ERP सिस्टम्स डिफाइन करके देना, यानी कि पूरे के पूरे सिस्टम को, पूरे के पूरे बिजनेस प्रोसेस को कंप्यूटराइज कर देना, ये वाली सर्विसेज जो है ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रोवाइड करते हैं। और उसके अलावा और भी बहुत सारी सर्विसेज वहां पे जहां पे आपको एक टेक्निकल बंदा चाहिए जो कि चीजों को समझ सके और उस समझने के बाद उसके ऊपर डिसीजन ले सके, उसकी क्रिटिकल एवेल्यूएशन कर सके, तो आप किसके पास जाते हैं? आप जाते हैं ACA के पास, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाते हैं, उससे जाके कहते हैं कि भाई ये काम। तो डिफरेंट मल्टीपल रेंज ऑफ सर्विसेज। ऐसा नहीं है कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल किसी भी फील्ड को डिग्रेड किए बगैर मैं ये कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि अगर फर्ज करें कि आप एक खास एक सर्टेन फील्ड के आप डॉक्टर हैं तो फिर आप दूसरी फील्ड को चेक नहीं कर सकते जब तक आप उसकी सर्विसेज को देखेंगे नहीं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है दे आर बाय डिफॉल्ट इन तमाम सर्विसेज को ऑफर कर सकते हैं, उनको काम करके दे सकते हैं। ठीक है जी, तो डाइवर्सिटी भी है फील्ड में, आपको एक सर्विस पसंद नहीं आती आप दूसरी में जा सकते हैं, तीसरी में जा सकते हैं और सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है इस वक्त मेरे सामने, इंटरनेशनल रिकग्निशन। क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इंटरनेशनल रिकग्निशन मिलती है? तो जनाब देखिएगा जरा गौर से, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इंटरनेशनल रिकग्निशन मिलती है। CAs are internationally recognized and sought after all around the world, यानी कि तमाम लोग इनको जो है ना वजन की निगाह से देखते हैं। इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि यूनाइटेड किंगडम UK की जो है ना जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विसेज है वो आपको मेंबरशिप पाथवे प्रोवाइड करती हैं। यानी कि आप कुछ एक या दो पेपर्स दें, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो पाकिस्तान का है तो उसको इंग्लैंड एंड वेल्स का चार्टर्ड अकाउंटेंट कंसिडर किया जाएगा। और देखिएगा UK CIPFA मेंबरशिप पाथवे, ठीक है, जो इनकी चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड अकाउंटेंट बॉडी है, ये भी एक बहुत बड़ी बॉडी है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप की जो फाइनेंस से रिलेटेड जो क्वालिफिकेशंस है वो ऑफर की जाती हैं, उनकी मेंबरशिप जो है वो आपको मिल सकती है। CPA कनाडा मेंबरशिप पाथवे, यानी कि उनका मेंबर
बन सकते हैं हम, आपको एक पाथवे प्रोवाइड किया जाएगा, आपने कुछ एक्टिविटीज उनको करके देनी होगी जो कि बड़ी ही मिनिमम सी होती हैं, शायद उनके अपने मुल्क के बंदे को सीपीए करने में जो है वो 5 साल लग जाए और आपको शायद 3 महीनों में आप उस पाथवे के पेपर्स में पाथवे की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करें और आप उस कंट्री का चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन सकते हैं। न्यूजीलैंड का चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको मेंबरशिप पाथवे प्रोवाइड किया जाता है। सऊदी ऑर्गेनाइजेशन फॉर सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, ये प्रोफेशनल कोलैबोरेशन है, ये नहीं कि पाकिस्तान के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एसओसीपीए के लोग जो हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, उनको हेल्प आउट करेंगे, ठीक है जी, यानी कि उनको अपने पास बुलाएंगे और अपने पास बुला के उनसे डिफरेंट टाइप की कोलैबोरेशंस करेंगे। तो ये प्रोफेशनल कोलैबोरेशंस भी सर्विसेज हैं, यानी कि जैसे ऐसे ही ना कि हम किसी दोस्त को, किसी और कॉलेज के टीचर को हम लोग एक इज्जत देने के लिए उसको अपने पास बुलाते हैं और उसको अपने पास कहते हैं कि ठीक है तुम हमारे पास एज ए टीचर काम करो, ठीक है, या हमारे स्टूडेंट्स को लेक्चर दो। तो ये जो इस तरह की जो चीजें होती हैं ये प्रोफेशनल कोलैबोरेशन के अंदर आती है, ठीक है जी। चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स CIMA, जिसको हम सीमा भी कहते हैं, यूएसए, इसमें भी मेंबरशिप पाथवे है। यानी कि यूएसए की भी जो चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट की जो सबसे बड़ी डिग्री है सीमा जिसको हम कहते हैं, इसका भी मेंबरशिप पाथवे आपको मिलता है, यानी कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के बाद सीमा के मेंबर भी बन सकते हैं, यानी कि यूएसए की क्वालिफिकेशन भी आपको बहुत इजीली मिल सकती है। तो ये वो क्वालिफिकेशन, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है, और ये सारी की सारी चीजें पता है क्या शो करती हैं, ये सारी की सारी चीजें ये बताती हैं कि पाकिस्तान का जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ही इज वेल एक्सपीरियंस्ड, ही इज वेल एजुकेटेड, ही इज एजुकेटेड इनफ कि उसको हम लोग अपने बहुत सारे पेपर जो हम अपने लोगों को पढ़ाते हैं उसको माफ कर दें, यानी कि हम ये कहेंगे ठीक है तुम ये पेपर ना दो, ये तो तुम पाकिस्तान से पढ़ आए हो। अब जरा सोचें कि पाकिस्तान के अंदर क्या और कोई ऐसी क्वालिफिकेशन है कि जिसके ऊपर इंटरनेशनली लोगों का इतना ज्यादा एतमाद है, इतना ज्यादा ट्रस्ट है, ठीक है, होंगी, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होंगी, बट दिस इज ए ग्रेट थिंग जो कि आप लोगों के सामने इस वक्त प्रेजेंट की जा रही है। एवं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान एज एन इंस्टीट्यूट बहुत सारी कंट्रीज में बहुत सारे लोगों के साथ उन्होंने एफिलिएट किया है, बहुत सारी डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का ये पार्ट है, और बहुत सारी जगहों पे तो इनको एज ए पहला पहला पार्ट कंसिडर किया जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो वो कहते हैं कि हाँ यार जो भी है इसमें पाकिस्तान के लोगों को जरूर ऐड करें। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स आईफैक, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है जो कि पूरी दुनिया में अकाउंटेंसी की फील्ड को हैंडल करती है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड IASB, इसके अंदर आईकैप मेंबर है। साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट आईकैप मेंबर है एज एन इंस्टीट्यूट। कन्फेडरेशन ऑफ एशियन एंड पैसिफिक अकाउंटेंट CAPA, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज की चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जो एक कोलैबोरेशन है उसके अंदर आईकैप उनका मेंबर है। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी आईकैप बहुत ज्यादा काम कर रहा है, बल्कि आईकैप ने तो ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिए हैं जो दुनिया में किसी भी और इस्लामिक मुल्क ने नहीं दिया, और उन्होंने ऐसा फ्रेमवर्क डिफाइन किया है आईकैप ने, यार आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर यानी कि अकाउंटेंसी के अंदर इस्लामिक मामला को कैसे डील कर सकते हैं। इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वर्ल्ड वाइड का भी मेंबर है, तो यानी कि आईकैप एज एन इंस्टीट्यूट भी उसको बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है। तो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आउटसाइड पाकिस्तान भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी को और उसके मेंबर्स को और उसके प्रोफेशन को बहुत इज्जत की निगाह से देखा जाता है। तो जनाब आखिरी जो बात है आप लोगों के लिए वो है जी कैरियर चॉइसेस के। चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आपके पास क्या क्या कैरियर चॉइसेस हैं। इफ यू आर ए डॉक्टर यू हैव टू गो टू ए हॉस्पिटल, और आपने वहां पे क्लिनिक या अपने क्लिनिक पे काम करना है क्योंकि यू हैव टू बिकम ए डॉक्टर। इफ यू आर एन इंजीनियर तो फिर आपने एक इंजीनियरिंग कंपनी में जाना है। अगर आप सिविल इंजीनियर तो आप इलेक्ट्रिकल का काम नहीं कर सकते, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो आप रोबोटिक्स का काम नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम कहते हैं वन क्वालिफिकेशन एंड न्यूमरस कैरियर चॉइसेस। ये कैरियर चॉइसेस बहुत सारी है, ठीक है जी। जहां जहां पे भी पैसे का लेन देन होगा, जहां जहां पे भी फाइनेंशियल मामला होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर नीडेड देयर, उनको उनकी वहां पर जरूरत है। और सिर्फ वो लोग नहीं कि यार बस ठीक है हमारी अकाउंटिंग एंट्रीज रिकॉर्ड कर दो, हमारा ये काम कर दो, बल्कि हर उस जगह पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स चाहिए जहां पे
आपने फाइनेंशियल डिसीजन लेना है और फाइनेंशियल डिसीजन को अच्छे तरीके से कैरी आउट करना है। ठीक है जी। बैंकिंग सेक्टर हो सकता है, मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशन, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो मर्जी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हो, एनर्जी सेक्टर है, आईटी सेक्टर, एजुकेशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत हेल्प आउट करते हैं। ठीक है जी। कंज्यूमर गुड्स यानी कि चीजों को बना के बेचने वाली जो कंपनीज होती हैं, कोई भी चीज बना के बेचते हैं आप, आपने इर्द गिर्द देखें, आपको जितनी भी चीजें नजर आएंगी वो किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है, और उन सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की मैनेजमेंट पोजीशन पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की नीड है। और हो सकता है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काम भी कर रहे हो की मैनेजमेंट पोजीशंस के ऊपर। एग्रीकल्चर इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट काम कर सकते हैं। टेलीकॉम सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर, यू कैन गो एनीवेयर, आपके पास इतनी कैरियर चॉइसेस। तो जनाब, हम लोगों ने बात की कि कितना रिच सिस्टम है, कितना रिच कंटेंट है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, कितनी रिच फील्ड है, इसमें कितने ऑप्शंस हैं, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, इसमें कितनी वैल्यू है। ये सारी की सारी बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। दिस इज जस्ट टू टेल यू कि यार ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें आने वाला कभी पछताता नहीं है। और मैं अब आपको बताता हूँ कि सीए करना कैसे है, सीए में क्या है और किस तरीके से आप इसको लेकर चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सीए को करने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है, तो मैं आपको सबसे पहले आइडियल टाइम बताऊंगा, फिर आपको एवरेज टाइम बताऊंगा। ठीक है, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि लोगों के जहन में इसकी क्या परसेप्शन बैठी हुई है। आइडियल टाइम जो सीए को पास करने के लिए है, सीए के 4 लेवल्स है जनाब। पहले लेवल को पीआरसी कहते हैं, दूसरे को कैफ कहते हैं, तीसरे को सीफैप और चौथे को एमएसए कहते हैं। इन 4 लेवल्स के दरमियान में 2 लेवल्स के बाद आपकी एक ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है जो कि लेवल 3 और 4 के पैरेलल चलती है। ठीक है जी। इस ट्रेनिंग को हम आर्टिकल्स भी कहते हैं। ठीक है जी। और इस ट्रेनिंग को हम इंटर्नशिप भी कहते हैं, लेकिन आर्टिकल्स इसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड है जो हम यूज करते हैं, और ये 3.5 साल की ट्रेनिंग होती है। इससे पहले पीआरसी और कैप आपने क्लियर करना है। आइडियली पीआरसी जो है ये 6 महीने में कवर किया जा सकता है आफ्टर द स्टार्ट ऑफ योर सीए जर्नी, और 1.5 साल के अंदर आप कैफ क्लियर कर सकते हैं। ठीक है जी। आप कैफ क्लियर कर सकते हैं 1.5 साल के अंदर। 3 अटेम्प्ट इसमें बनती है। जो पीआरसी के पेपर्स हैं ये 5 सब्जेक्ट्स हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होते हैं, यानी कि आप कंप्यूटर पे बैठेंगे, आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आपने उसको टिक करना है। कुछ इसमें कुछ जगहों पे थोड़ी बहुत टाइपिंग भी करनी होती है, लेकिन ओवरऑल दिस इज जस्ट ए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। आपने पेन और पेपर यूज नहीं करना। ये एग्जाम्स मंथली होते हैं। पीआरसी क्या है, इसकी प्लानिंग कैसे करते हैं, कब कौन सा एग्जाम देना है, ये बाद में डिस्कस करेंगे, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द क्वालिफिकेशन। सेकंड इज कैफ। कैफ के 8 पेपर्स होते हैं और ये पेपर बेस्ड एग्जाम्स है, यानी कि आपने एग्जाम हॉल में जाना है, आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आपको आंसर शीट मिलेगी, आपको पेन मिलेगा, आपने पेंसिल से, आप पेन तो आपका अपना होगा, आपने उसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपने पेपर पे लिखना है, जिसके बाद उसकी मार्किंग होगी। सेमी एनुअली एग्जाम्स होते हैं, मार्च और सितंबर में एग्जाम्स होते हैं। तो इसमें कौन कौन से मंथ में कौन कौन सी प्रिपरेशन किस तरीके से होगी, इसके ऊपर हम लोग डिटेल से बात करेंगे। व्हेन यू आर डन विद योर कैफ एग्जाम्स, तो आपके आपके आर्टिकल्स भी शुरू हो जाते हैं, और एट द सेम टाइम यू कैन स्टार्ट योर सीफैप एग्जाम्स एज वेल। ठीक है। सीफैप के 6 पेपर्स होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स हैं, पेपर बेस्ड एग्जाम्स हैं, और ये सेमी एनुअली होते हैं जून में और दिसंबर में। अब इनके दरमियान में कुछ टाइमलाइन की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि अभी आपको बताना आपके लिए बोरिंग होगा और ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगी, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो 3.5 साल के अरसे के अंदर अंदर आप ये 6 और 2 8 पेपर भी क्लियर कर सकते हैं। तो टेक्निकली स्पीकिंग सीए जो है वो 5.5 से 6 साल के दरमियान में हो जाता है। और अब अगर हम बात करें कि इंटरमीडिएट के बाद इसमें बच्चे आते हैं, तो ये आपको एक बड़ी मजे की बात लगेगी कि इंटरमीडिएट के बाद जो बच्चे 4 साल में बीएस करते हैं, दे आर नो वे। वो बीएस करने के बाद एमएस करेंगे और फिर उसके बाद वो कहीं ना कहीं जॉब के लिए अप्लायबल होंगे, और बीएस करने के बाद जो जिस जिस अमाउंट की जॉब मिलती है वो बहुत ही रिडिकुलस सी अमाउंट होती है। बट अगर आप 4 साल सीए में लगाएं तो आप इतनी जबरदस्त पोजीशन पे पहुंच जाएंगे कि यू कैन अर्न कम अज कम, यू कैन अर्न एटलीस्ट 4 to 5 times higher than those persons जो कि बीए या बीएस 4 ईयर प्रोग्राम के बाद काम कर रहे होते हैं। ठीक है जी। तो टेक्निकली स्पीकिंग, लॉजिकली स्पीकिंग, जो टाइम रिक्वायर्ड है वो है जी 5.5 to 6 आवर्स। ऑन एवरेज कितना टाइम लगता है? ऑन एवरेज सीए के फेजेस होते हैं। जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तो फिर उसके बाद एक फेज शुरू होता है जिसे हम कहते हैं प्रोफेशनल फेज। प्रोफेशनल फेज कोई
ऐसा फेज नहीं है कि आपको कागजों में लिखा हुआ नजर आएगा, आप पूछेंगे सर प्रोफेशनल फेज क्या है, यानी कि जब आपके आर्टिकल्स खत्म हो जाते हैं फिर उसके बाद आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में चले जाते हैं, जिसमें आप आर्टिकल्स के बाद जॉब करना शुरू कर देते हैं। तो जॉब करने के बाद अगर तो आपका फोकस आउट हो जाए तो इट कैन टेक मोर टाइम, बट नॉर्मली लोगों को तकरीबन 7 साल के अंदर ये लोग सीए कर सकते हैं, विच इज़ नॉट ए लॉन्ग टाइम पीरियड, क्योंकि अगर आप बीएस कर रहे हैं 4 साल का बीएस होगा, फिर आप एमएस कर रहे हैं 2 साल का या 4 साल का एमएस होगा, एंड देन यू आर नो वे। ऑन दी अदर हैंड आप अपनी जिंदगी के यही 6 साल जो है ये सीए के अंदर लगा दें, तो यू विल बिकम इंशाल्लाह ग्रेट पर्सनालिटी, और इसके बाद आप एक अच्छी हैंडसम सैलरी जो है वो अर्न कर रहे होंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द क्वालिफिकेशन। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो मैंने शुरू में भी कहा था कि सीए जो है इसको करने में कितना पैसा लगता है, उसके ऊपर एक समरी सी है आप लोगों के सामने कि आपने किस तरीके से सीए में कब कब क्या क्या पेमेंट्स करनी है, और सीए के अंदर आपकी कितनी जो कॉस्ट है वो लगती है। आपको ये देखकर हैरानगी होगी कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी को पूरा कंप्लीट करने के लिए जो आपने आईकैप को डिफरेंट चीज़ों की मद में, रजिस्ट्रेशन की मद में, पीआरसी एग्जाम की, कैप की एग्जाम्स की फीस की मद में जो पैसा जमा कराने हैं, डेट इज टोटल 180,400, 1,80,400 रुपए। और ये ऐसे नहीं है कि आपने आज ही जमा करा देने, ये आपने ओवर द स्पैन ऑफ योर क्वालिफिकेशन करा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आई रजिस्ट्रेशन करानी है तो आपने 10,700 रुपये देने, दैट्स इट। दिस इज जस्ट ए रजिस्ट्रेशन अमाउंट, और आपने ये शुरू में जमा करानी है व्हेन यू हैव टू स्टार्ट योर सीए। पीआरसी की एग्जामिनेशन फी आपने उस वक्त जमा करानी है 3 महीनों के बाद या 5 महीनों के बाद, जब आपने पीआरसी के एग्जाम्स देने हैं। क्या आपके एग्जाम्स की फीस 40,000 नहीं है, ये टोटल 8 पेपर की 40,000 है, पर पेपर की 5,000 होती है, और नॉर्मली ऑन एवरेज आपने 6 महीनों की अटेम्प्ट में 3 या 2 पेपर देने होते हैं, तो ये 10 से 15,000 रुपये है। मैंने यहाँ पे टोटल फिगर लिखी है, और 10 से 15,000 रुपये आपने वो भी कब जमा कराने हैं, हर 6 महीने के बाद। ठीक है जी। ट्रेनिंग की जो रजिस्ट्रेशन फी है, जब आपकी ट्रेनिंग शुरू होती है जिसे हम आर्टिकल्स कहते हैं, तो उस वक्त आपने 20,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फी ट्रेनिंग की देनी है। सी फैप के 6 पेपर्स हैं, और पर पेपर जो फी है उसको मैंने 6 से मल्टीप्लाई करके 40,000 यहाँ पे लिख दिया है, और ये भी आपने यकमुश्त जमा नहीं कराना है, ये आपने तब तब जमा कराना है जब जब आपने वो पेपर देना है। और एनुअल सब्सक्रिप्शन 13,200, ये भी हर साल की सब्सक्रिप्शन है, जिसको मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, 1,200 रुपये एक साल की सब्सक्रिप्शन है। तो अगर मैं ये कहूँ कि ऑन एवरेज हर 6 महीनों के बाद आपने जो आई कैप को फीस जमा करानी है, दैट इज जस्ट 10 to 15,000, तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है जी। 15 से 20,000 रुपये हम कर लेते हैं कि जब आपने एग्जाम देने हैं। ठीक है, फिर उसके अलावा ट्रेनिंग की रजिस्ट्रेशन फी है या ये वाली फी है, तो दैट्स इट। ये कोई इतनी बड़ी फीस नहीं है। जब आप इसे कंपेयर करते हैं किसी भी और क्वालिफिकेशन के साथ, तो आपको डिफरेंस नजर आएगा। जहां तक बात है क्लासेस के पढ़ने की, तो सीए मेड इजी इस वक्त आपको जो सबसे जो अच्छी प्राइस ऑफर कर रहा है, सबसे अच्छी जो सर्विसेज ऑफर कर रहा है, उनकी टोटल जो पूरे के पूरे सीए को पढ़ने की फीस है दैट इज 200,000, जो कि अगेन आपने एक दफा नहीं देनी है। आप जब कैफ में होंगे, जब आप पीआरसी में होंगे, तो आपने पीआरसी का पैकेज लेना है 35,000 का पैकेज। और मजे की बात यह है कि इसमें भी बहुत जबरदस्त डिस्काउंट आपके लिए अवेलेबल है। जब आपने कैफ पढ़ना है तो आपने उस वक्त कैफ के पैकेज की पेमेंट कर देनी है। जब आपने सीफा पढ़ना है, यानी कि लेवल 3 में, जो कि तकरीबन 1.5 से 2 साल के बाद आएगा, तो आपने उस वक्त 60,000 रुपये पे करने हैं, और उसमें सारे के सारे आपके सब्जेक्ट्स जो है ना वो कवर हो जाएंगे। जब आपने एमएसए पढ़ना है एट द लास्ट स्टेज ऑफ योर सीए, तो उस वक्त आपने ये 40,000 जमा कराना है। तो ऑन एवरेज तकरीबन 20 से 25,000, 15 से 20,000 जो है वो आप इन टर्म्स ऑफ ट्यूशन फी भी जो है ना वो पे कर रहे होंगे। अभी डिफरेंट इंस्टीट्यूट की डिफरेंट होती है, बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा हाई फी चार्ज करते हैं। सीएमएडीसी के ऊपर हम लोग काफी लो फीस चार्ज करते हैं, जिसकी बहुत सारी रीजंस हैं। तो जनाब ये देखें कि दिस इज द टोटल कॉस्ट ऑफ योर चार्टर्ड अकाउंटेंसी, आपकी सीए की ये टोटल कॉस्ट है। तो आई एम श्योर कि आप लोग इसके ऊपर हैरान हुए होंगे कि यार इतनी कम फी में, और ये सारी की सारी फी मैंने इकट्ठी करके लिखी है। मैं फिर बता रहा हूँ कि ये पूरी की पूरी क्वालिफिकेशन की फीस है जो मैंने इकट्ठी करके लिखी है। जब आप इसको थोड़ा थोड़ा करके तोड़ तोड़ के पे कर रहे होंगे, तो ये आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी। मैं पर्सनली आपको बताऊं कि मैंने पहले दो जो साल थे, मैंने पहले 2 साल अपने घर वालों से फीस ली, उसके बाद फिर मैं खुद भी कुछ ना कुछ पढ़ाना शुरू हो गया, तो जिसकी वजह से आई वॉज एबल टू पे माई फी बाय माई सेल्फ।
तो मैंने उसके बाद घर वालों से कभी पैसे नहीं लिए, ठीक है। और ये इसलिए नहीं था कि मेरे घर वालों ने कहा कि यार अब तो हम तुम्हें पैसा नहीं दे सकते, बट इट वाज सो इजी, सो मैनेजेबल, सो अफोर्डेबल कि मुझे इसमें इस तरह की किसी भी टेंशन की जरूरत नहीं थी कि यार मेरे पास अब पैसा नहीं है, फीस मैं कहाँ से लूँ, फीस मुझे घर वालों से लेनी पड़ेगी। आई वॉज वेरी इजिली मैनेजिंग द फी फ्रॉम माई ट्यूशन जो कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, ठीक है जी। अच्छा, अब आपको इसमें और भी एक मजे की बात बताता हूँ, अभी आप हैरान हुए, अब मैं आपको परेशान करता हूँ। अगर आप इस बॉक्स को देखें तो यहाँ पे है एक बड़ी मजे की चीज, जिसे हम कहते हैं स्टाइपेंड। स्टाइपेंड एक स्कॉलरशिप को कहते हैं जो कि आपको ट्रेनिंग के दौरान मिलता है। 3.5 साल की ट्रेनिंग के दौरान हर महीने आपको एक एनुअल स्टाइपेंड मिलता है। हर महीने आपको एक मंथली स्टाइपेंड मिलता है विच इज करेंटली 16,500। आज कल जो बच्चे आर्टिकल्स कर रहे हैं उनको 16,500 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है। और एक और मजे की बात यह है कि जब हम इस 16,500 को 3.5 साल के ऊपर जब कन्वर्ट करते हैं, तकरीबन अप्रोक्सीमेटली हर साल 10% का इंक्रीमेंट भी इसमें लग जाता है। तो आपको आपकी ट्रेनिंग पीरियड के दौरान ही 7,87,149 रुपये वापस मिल जाएंगे, यानी कि टोटल क्वालिफिकेशन की कॉस्ट का अप्रोक्सीमेटली 2 गुना आपको वापस मिल जाता है। सही है। तो अगर ये कहा जाए कि सीए करने के आप पैसे नहीं देते बल्कि सीए की फील्ड आपको पैसे देती है, तो ये गलत नहीं होगा। जहां पे भी आप आर्टिकल्स कर रहे होंगे, आर्टिकल्स हर बंदे को मिलने हैं। जो भी बंदा लेवल 2 क्लियर करेगा उसको आर्टिकल्स मिलेंगे और उसको आर्टिकल में ये अमाउंट मिलेगी, यानी कि बाय द एंड ऑफ योर क्वालिफिकेशन आपका कोई खर्चा नहीं हुआ होगा, आपको एक्चुअली पैसे मिले होंगे, इफ यू सी इट दिस वे। ठीक है जी। और 16,500 रुपये जो है आजकल मिल रहे हैं बच्चों को। और आगे हर ईयर में इसमें एक इंक्रीमेंट भी लगता है, तो उसका एक अंदाजन सी अमाउंट मैंने बनाई है। ईयर 1 16,500 के ऊपर 12 से मल्टीप्लाई किया हुआ है मैंने। ईयर 2 18,150 यानी कि 10% इंक्रीमेंट के बाद 12 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। और ईयर 3 12 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। ईयर 4 जो है वो मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो ये कैसी मजे की बात है कि आपको जो भी आपकी कॉस्ट है वो ड्यूरिंग योर क्वालिफिकेशन ही, ड्यूरिंग योर एजुकेशन ही आपको रिकवर हो जाती है। इससे भी एक और मजे की बात है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो ये है कि आईक्यू ने स्कॉलरशिप को पेपर पास करने के साथ फिक्स कर दिया। यानी कि अगर आपका कोई भी पेपर पास नहीं है तो आपको मिनिमम रेट मिलेगा 16,500 पर मंथ। बट अगर आप सी फैप के कोई भी 3 पेपर पास कर लेंगे, तो जिस दिन आपके सी फैप के 3 पेपर पास हो जाएंगे उसके आगे से ऑनवर्ड आपको 22,400 रुपये पर मंथ मिलना शुरू हो जाएंगे। ये कैलकुलेशन अभी मैंने इसमें नहीं डाली, ये सारी की सारी कैलकुलेशन मैंने अभी 16,500 रुपये के हिसाब से की है। अगर आप सी फैप के सारे पेपर पास कर लें या सी फैप और एक एमएसए का पेपर पास कर लें, तो ये फी आपकी 31,100 हो जाती है। यानी कि अगर आप 4 पेपर पास करें तो 31,100। कोई भी पेपर पास नहीं 16,500, 3 पास करें 22,400 ले लें, 4 पास करें 31,100 ले लें, और सारे का सारा कैफ जब सारा का सारा आप पास कर लेंगे ड्यूरिंग योर आर्टिकल्स, तो फिर आपको 61,900 रुपये मिलेंगे। और ऑब्वियसली ये आज के रेट्स हैं जो कि हर साल 10% इंक्रीमेंट के साथ आगे चले जाने हैं। तो आप ये देखें कि ये क्वालिफिकेशन आपको इतना फैसिलिटेट कर रही है। शुरू शुरू में आपने कुछ पेमेंट्स करनी है, उसके बाद आपकी पेमेंट्स जो है, जब आपके आर्टिकल्स लग जाएंगे तो फिर वो पेमेंट्स जो है वो इनके साथ सेट आउट होती चले जाएंगी। तो दिस वाज ए वेरी ब्यूटीफुल स्लाइड जिसका मुझे बड़ा मजा आया जब मैं उसको डिजाइन कर रहा था कि यार आई कैन से फॉर श्योर कि जनाब सीए इज द मोस्ट अफोर्डेबल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, और इसमें आपको क्वालिफाई करने के पैसे मिलते हैं। हमारा प्रोफेशन आपको पैसे देता है, ना कि आपके पैसे लगते हैं, और आपको दुगने पैसे वापस मिलते हैं। और ड्यूरिंग क्वालिफिकेशन ही दुगने पैसे आपको वापस मिल जाते हैं। तो है ना मजे की बात। हम लोग आगे चलते हैं जनाब कुछ और चीजों की तरफ। कौन कौन से लोग सीए ज्वाइन कर सकते हैं? इंटरमीडिएट के वो स्टूडेंट्स जो कि रिजल्ट वेटिंग है वो सीए ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। और वो लोग जिनके कम से कम 60% मार्क्स होंगे उनको तो डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी, लेकिन वो लोग जिनके 50 से 59% मार्क्स होंगे इंटरमीडिएट में, उनको सीए में एंट्री करने के लिए क्यूएटी एक छोटा सा एमसीक्यू बेस्ड जनरल नॉलेज का बेसिक मैथ्स का टेस्ट है जो कि आप लोगों ने देना है, और फिर आप सीए में एंट्री कर सकते हैं, ठीक है जी। जो लोग भी इंटरमीडिएट में आएंगे वो पीआरसी के लेवल से शुरू करेंगे। दूसरी चीज ग्रेजुएशन, वो लोग जिन्होंने 14 इयर्स ग्रेजुएशन की हुई है वो और उनके मार्क्स 45% से ज्यादा है, तो फिर वो डायरेक्टली सीए स्टार्ट कर सकते हैं।
एक और बड़ी मजे की बात ये कि वो लोग जिन्होंने 16 इयर्स ग्रेजुएशन की हुई है, ठीक है, 4 साल की ग्रेजुएशन जो होती है पीएस वगैरह, या उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, तो वो भी सीए शुरू कर सकते हैं। और वो उनको पहला लेवल एग्जाम है, वो कैब से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, लेवल 2 से स्टार्ट करेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी मजे की बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिन बच्चों ने ए लेवल्स किया हुआ है, किसी भी ग्रेड्स के साथ किया हुआ है, वो सीए शुरू कर सकते हैं। सिर्फ वो बंदा जिसके ए लेवल में 3 सब्जेक्ट्स में डी या डी से कम का ग्रेड है, डी या डी से कम का ग्रेड और 3 सब्जेक्ट में है, उनको क्यूआईटी देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी अगर आपका 2 में डी है, बाकी सारे पास हैं, तो नो प्रॉब्लम, आप सीए शुरू कर सकते हैं। अगर आपका 1 में डी है, बाकी सारों में ए है या बी है, तो फिर भी आप सीए शुरू कर सकते हैं। अगर 3 से ज्यादा जो है ना, वो 3 या 3 से ज्यादा 3 पेपर्स बिलो ग्रेड डी, यानी कि 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, जिनका ग्रेड डी से कम है ग्रेड, तो फिर आपको क्यूआईटी देना पड़ेगा। वो छोटा सा जो टेस्ट है, जो एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट है, तो आप सीए स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये था जी कौन कौन सीए ज्वाइन कर सकते हैं। फिर जब मैं ये बात बना रहा था, जब मैं ये स्लाइड कर रहा था, तो फिर मैंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो लोग मैं आइडेंटिफाई करूं जिनको सीए ज्वाइन करना चाहिए। कर तो बहुत सारे लोग सकते हैं, लेकिन इस फील्ड में आना किन लोगों को चाहिए? एज ए टीचर, एज एन एंटरप्रेन्योर, एज ए ऑथर, सीए के अंदर मैं मौजूद हूँ बड़ी देर से, तो मुझे लगता है कि सीए में किस तरह के लोगों की कमी है, तो वो है जनाब ये वाले लोग, स्टूडेंट हु हैव द ड्रीम ऑफ अचीविंग ग्रेट करियर। देखिए, एक ड्रीम होना बहुत जरूरी है, यू हैव टू हैव ए ड्रीम। आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर योर रिक्वायरमेंट्स, आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं और आपको क्या चाहिए। फिर आप उसके उस ड्रीम के मुतालिक काम करना शुरू करें, तो फिर इंशाल्लाह यू कैन अचीव ग्रेट थिंग्स, ठीक है। और अगर आपका ड्रीम नहीं होगा, अगर आपकी सोच नहीं होगी, अगर आपकी ख्वाहिश नहीं होगी, तो फिर यू कैन नॉट अचीव ग्रेट थिंग्स। वो स्टूडेंट्स आए जो हार्ड वर्क कर सकते हैं और जो कंसिस्टेंट है। मजे की बात यह है कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा कि वो लोग आए जो इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंस जो है वो नहीं चाहिए हमें, इंटेलिजेंस की बजाय हमें हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर मुझे कहे कि यार ये एक बंदा है, ये इंटेलिजेंट है और ये हार्डवर्क और कंसिस्टेंट है, तो इन दोनों में से एक पिक कर लो, तो आई विल बी पिकिंग द पर्सन हु इज हार्ड वर्किंग एंड कंसिस्टेंट। क्योंकि हार्ड वर्किंग और कंसिस्टेंसी इंटेलिजेंस की कमी को पूरा कर सकती है, लेकिन इंटेलिजेंस जो है वो हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी की कमी को पूरा नहीं कर सकती। और अगर एक बंदा इंटेलिजेंट भी है, हार्ड वर्क भी है, कंसिस्टेंट भी है, तो फिर तो आप समझें कि वो सोने पे सुहागा है, वो तो सुपरमैन बन जाएगा। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं, दैट आर हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी। वो स्टूडेंट्स जो कि अपने पुराने एजुकेशनल बैकग्राउंड के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए हैं, 80% से ज़्यादा मार्क्स उन्होंने हासिल किया एफएससी वगैरह में, ये वो लोग हैं जिनकी इस प्रोफेशन को ज़रूरत है। ये वो लोग हैं इंशाल्लाह जो इस प्रोफेशन में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि 80% से कम वाले लोग जो हैं वो ना आए, लेकिन 80% से ज़्यादा वाले जो जितना अच्छा है, वो ये प्रोफेशन, ये फील्ड उसके लिए उतनी ईजी होगी, वो उतना इंटेलिजेंट जो बच्चा है वो उसके लिए उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये लोगों को जो है वो सीए ज्वाइन करना चाहिए। एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स अगर अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट एबल टू गेट देयर डिजायर्ड एडमिशन इन मेडिकल फील्ड, तो जनाब ये एक बहुत ही खूबसूरत सब्स्टिट्यूट फील्ड है। और इसके ऊपर एक बड़ी डिटेल से मैंने सेशन किया है, मैंने ये बताया है बच्चों के डिफरेंट फीडबैक्स लेकर और उसके बाद बच्चों के रिस्पॉन्सेज लेकर। जो बच्चे अभी मेडिकल की फील्ड से चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आए और इस वक्त डिफरेंट लेवल्स में है, कोई क्या है, कोई सी फैफ कोई एमएसए में, मैंने उन लोगों से फीडबैक्स कलेक्ट किए, उन लोगों से पूछा कि अच्छा हाँ भाई बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है कि जो बच्चे जो एमडी कैट के हैं या जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको मेडिकल में उनकी डिजायर्ड फील्ड नहीं मिलती, डिजायर्ड एडमिशन नहीं मिलते, तो फिर क्या उनको सीए में आना चाहिए। और वो बड़े खूबसूरत, बड़े मजे मजे के बच्चों के रिस्पॉन्सेज थे, और मैंने वो वीडियो का पार्ट कट करके रखा हुआ है। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप उस नंबर पे मैसेज करें, आप उन्हें कहेंगे जी वो एमडी कैट के बच्चों का या मेडिकल के बच्चों का सीए में आने वाली जो वीडियो है उसका लिंक शेयर करें, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इवन अभी दूर क्या जाना, रिसेंटली सीए के अंदर जिन लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, वो सारे के सारे मेडिकल फील्ड से आए हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये लोग, क्योंकि इनमें मेहनत करने की आदत होती है, तो दे आर वेरी गुड, और ये लोग बड़े अच्छे तरीके से मेहनत कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं कि सीए पीआरसी की टाइमलाइन क्या है और किस तरीके से आपने सीए पीआरसी शुरू करना है।
ठीक है जी। हम लोग आगे चलते हैं जी, पीआरसी की बात करते हैं। पीआरसी इज द फर्स्ट लेवल ऑफ सीए। जो लोग भी सीए शुरू करना चाहते हैं वो पीआरसी में आएंगे। अगर आप इस वक्त रिजल्ट वेटिंग स्टूडेंट हैं, यू कैन स्टिल रजिस्टर फॉर आईकैप, और आप आईकैप में चार्टर्ड अकाउंट एक स्टूडेंट के तौर पर रजिस्टर हो सकते हैं। एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिस डेट पे आप रजिस्टर हो जाएंगे, उस डेट के 3 महीनों के बाद आप पहला एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये समझ लें कि अगर आप अभी एफएससी के स्टूडेंट हैं, आप रिजल्ट वेटिंग स्टूडेंट्स हैं, यू कैन स्टिल अप्लाई फॉर द एडमिशन, और आपका एडमिशन हो भी जाएगा, आपकी रजिस्ट्रेशन हो भी जाएगी आई कैप की तरफ से, और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाएगा जिसे हम CRN कहते हैं। ठीक है जी। और उस CRN के बाद 3 महीनों के बाद आप एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। ठीक है जी। और अगर आप एग्जाम की थोड़ी सी टाइमलाइन को समझें तो फिर आपको अंदाजा होगा कि लेट सपोज कि अगर आप नवंबर की अटेम्प्ट में अपियर होना चाहते हैं तो आपको 10 अगस्त तक रजिस्टर होना जरूरी है। और इस 10 अगस्त को अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं प्रोसेसिंग का मार्जिन, क्योंकि आई क्या भी 2 या 3 दिन 4 दिन प्रोसेसिंग में ले जाते हैं ये लोग, तो फिर 5 अगस्त 2022 इज द लास्ट डेट इफ यू वांट टू अपीयर इन नवंबर अटेम्प्ट। तो आपने 5 अगस्त 2022 से पहले पहले अपनी सीए की इनरोलमेंट करवा लेनी है। ठीक है जी। सेम गोज विद दिसंबर अटेम्प्ट। अगर आप दिसंबर अटेम्प्ट में अपीयर होना चाहते हैं तो आपके लिए जो डेट है वो है जी 5 सितंबर। और ये 5 सितंबर 3 इडियट वाली है, जिस डेट के ऊपर आपने जो है वो रजिस्टर होना है, ताकि आई कैप के एग्जाम्स में जो है वो आप अपीयर हो सके। ठीक है जी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि 3 महीने पहले आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। आई कैप की वेबसाइट के ऊपर जितना भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो सारा का सारा ऑनलाइन प्रोसीजर है। और वो किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, आप खुद ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू गो समवेयर, आपने कोई फॉर्म फिल नहीं करना, कोई तस्वीरें नहीं लगानी, कोई 2 तस्वीरें आगे से और 2 तस्वीरें पीछे से टेस्ट करके नहीं लगानी, कोई तस्वीरें चस्पा नहीं करनी। आपने सिंपल आपने वेबसाइट पे जाना है, हाईकैप की वेबसाइट के ऊपर, और वहां पे ही आपने अपना एडमिशन फाइल कर देना है। एडमिशन फाइल करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर एक वीडियो में हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया है। ये वीडियो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इस लिंक के ऊपर। अगेन मैं बता दूं कि ये जो सारी की सारी स्लाइड्स हैं ये पीडीएफ फॉर्म में मैंने अटैच कर दी हैं। जब आप उसमें यहाँ पे जाएंगे तो आप यहाँ से ये लिंक कॉपी कर सकते हैं। ये लिंक कॉपी करके आप अपने ब्राउजर में पेस्ट करें या इस लिंक के ऊपर क्लिक करें, टच करें अपने मोबाइल की स्क्रीन से, तो ये वीडियो ओपन हो जाएगी जिसमें आई कैप का एडमिशन प्रोसेस पूरा का पूरा डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ। अब इस एडमिशन प्रोसेस को फॉलो करते हुए, इस वीडियो को फॉलो करते हुए, आप खुद भी अपनी आई कैप में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जो उसकी फीस होगी वो आपने पे करनी है, वो हमने फी के सेशन में देखी। पीआरसी के अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो पीआरसी के 5 सब्जेक्ट्स हैं जी। पीआरसी 1 बिजनेस राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। आपने ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, प्रेस की राइटिंग, इस तरह की चीजें आपने इंग्लिश में पढ़ी थी। इसके अलावा इसमें कुछ लॉजिकल थिंकिंग की चीजें हैं, कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीजें हैं। तो दिस इज पीआरसी 1 बिजनेस राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। पीआरसी 2 क्वांटिटेटिव मेथड्स, ये मैथ और स्टैट का पेपर है जी। पीआरसी 3 इकोनॉमिक्स का पेपर है। जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है वो समझते हैं। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, ये सारे के सारे पेपर्स पढ़ने के लिए आपको कोई प्री रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आपने बीकॉम किया होगा तो फिर आप अच्छे तरीके से इस चीज को समझ सकेंगे, और अगर आपने इस फील्ड के अंदर कुछ नहीं पढ़ा हुआ तो फिर यू कैन नॉट परफॉर्म वेल इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी। दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। तो पीआरसी के जो सब्जेक्ट्स हैं ये आपके सामने हैं। ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको बेसिकली तैयार कर रहे हैं कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लेवल 2 के कैप के सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ सकें। पीआरसी के एग्जाम्स मंथली बेसिस पे होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होते हैं, ये बात हम कर चुके हैं। किस तरीके से एग्जाम्स होते हैं, कैसा इंटरफेस होता है, सवाल कहाँ पे लिखा होता है, ऑप्शंस को कैसे सेलेक्ट करना होता है, टाइम किधर आ रहा होता है, पूरा का पूरा जो इंटरफेस है आई कैप का, वो जो एग्जाम एनवायरनमेंट है वो आई कैप ने इशू किया हुआ है, और हमने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है। ये वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप इस पर टच करेंगे या आप इस लिंक को कॉपी करके अपने ब्राउजर में पेस्ट करेंगे तो यू विल बी able to you will land to that video। उस वीडियो के अंदर मैंने ही एक्सप्लेन किया हुआ है कि आई कैप का एग्जाम सॉफ्टवेयर कैसा है, उसमें उसमें क्या कलर्स हैं, सवाल कहाँ पे शो होता है, आंसर्स कहाँ पे शो होते हैं, टिक कैसे करना है, फ्लैग कैसे करना है, नेक्स्ट कैसे करना है, सबमिट कैसे करना है। तो ये एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सॉफ्टवेयर के ऊपर एक बड़ी जबरदस्त वीडियो बनी है, जो कि आप लोग समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पीआरसी के एग्जाम्स कैसे होने हैं। हम लोगों ने ये बात की थी कि पीआरसी के जो एग्जाम्स हैं वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स हैं, और इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स के अंदर किस किस तरीके से आपने काम करना है। राइट, अच्छा जी, आगे चलते हैं जी।
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि क्या सीए ऑनलाइन पढ़ा जा सकता है? और उसका जवाब है जी हाँ, सीए ऑनलाइन पढ़ा जा सकता है। ठीक है? और इसके क्या-क्या बेनिफिट्स हैं और क्यों सीए ऑनलाइन पढ़ना चाहिए, इस डिस्कशन को हम लोग अब एक बड़े ही कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में लेकर चलेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि हर हर आइटम को, हर हर चीज़ को शेयर करूँ और आपको बताऊँ इस ऑनलाइन पढ़ने के क्या-क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और इसमें आपको किन-किन चीज़ों में क्या-क्या बचत है, क्या-क्या आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेंगी और किस-किस तरीके से लेकर चलते हैं। सबसे पहले तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करते हैं, वो ये है कि क्या हमारे प्रोफेशन में ऑनलाइन स्टडी एक्सेप्ट भी की जाती है या नहीं? क्या हमारा और हमारा जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, आईकैप, क्या वो ऑनलाइन एजुकेशन को कुछ समझता है? क्या वो ऑनलाइन की फील्ड को, ऑनलाइन की मेथोडोलॉजी को कुछ एप्रिशिएट करता है? तो मैं आपको बताऊं कि आईकैप हैरानकुन हद तक ऑनलाइन के इनिशिएटिव को सपोर्ट करता है। वो कहता है कि यार ऑनलाइन इज द न्यू गेम। अब टेक्नोलॉजी है, अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, अब कंप्यूटराइजेशन है, अब हर चीज जो है वो इकट्ठी हो गई है, दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है। तो मैं ये चीज दावे से कह सकता हूँ कि जितनी एजुकेशन में ग्लोबलाइजेशन, जितनी एजुकेशन के अंदर टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन आईकैप अभी इस वक्त इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, बहुत ही कम और ऐसी फील्ड्स होंगी जो इस तरीके से सोच रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, आईकैप का जितना भी रजिस्ट्रेशन और एडमिशन का प्रोसेस है, ये सारा का सारा ऑनलाइन है। हम ये समझते हैं कि लोग अब ऑनलाइन प्रोसीजर्स की तरफ जाएं, जब लोग अपना खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, जब लोग ट्रेवलिंग ऑनलाइन कर सकते हैं, जब लोग ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर सकते हैं, जब लोगों ने फ्लाइट्स बुक करनी है तो वो ऑनलाइन बुक करेंगे, जब ऑनलाइन किताबें मंगवानी है तो वो ऑनलाइन बाय करेंगे, जब उनकी एंटरटेनमेंट ऑनलाइन है, जब हर चीज ऑनलाइन है, तो why not the registration and admission process, why not the education process itself is online? तो आई कैप के इनिशिएटिव्स में बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो कि ऑनलाइन एजुकेशन को टोटली सपोर्ट करते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन को टोटली इनकरेज करते हैं। दूसरी बात, पीआरसी के जितने भी एग्जाम्स हैं वो सारे के सारे कंप्यूटर बेस्ड हैं। आप ये देखें कि आई कैप इनिशियल लेवल के ऊपर भी बच्चों को कंप्यूटर बेस्ड की तरफ ले जाता है। आईकैप ने एक रिमोट प्रोक्योरिंग का एनवायरनमेंट डिफाइन किया है कि इवन यू कैन सिट एनीवेयर, आप ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं, आप अपने घर में बैठे हुए एग्जाम दे सकते हैं, जिसे हम रिमोट प्रोक्योरिंग कहते हैं। और ये रिमोट प्रोक्योरिंग का तजुर्बा इन्होंने कोविड में किया और बच्चों के एग्जाम्स लिए, सारे बच्चे अपने अपने घर से बैठ के एग्जाम ले रहे थे। और अगर आपका कोई भी कहीं पे भी ऑनलाइन एग्जाम देने का तजुर्बा है, तो आप बस ये चीज मेरी जहन में रखें कि ये वो वाला ऑनलाइन एग्जाम नहीं है कि जिसमें आपने खोल लिया, साठ साठ बुक खोल ली और आपने आंसर कर दिया। इसका एक बड़ा कंप्लीट, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव, बड़ा जामे सिस्टम है और इसमें जो लोग हल्की सी भी गलती करते हैं उनको पेनलाइज कर देता है क्या कि यार ये आपने जो है ना नकल करने की कोशिश की, इस तरह की चीजें। लेकिन एक बड़ा जबरदस्त सिस्टम जो है वो ऑनलाइन एग्जाम देने के हवाले से भी है। आप देखिए कि इंस्टीट्यूट ऑनलाइन की तरफ जा रहा है। आई कैप स्टूडेंट को कहता है कि सॉफ्ट कॉपी बुक्स पढ़ें। आईकैप की जितनी भी किताबें हैं वो पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल हैं, आईकैप की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती हैं, अक्सर जगहों पे शेयर हो रही होती हैं। हार्ड कॉपी को खत्म करके एजुकेशन को, यानी कि बुक्स को भी ऑनलाइन कर दिया है आईकैप ने खुद से ही। आईकैप ने एक मैंडेटरी एथिक्स का कोर्स दिया है अपनी वेबसाइट के ऊपर, जो उन्होंने कहा है कि हर बच्चे ने पढ़ना है और वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही होगा, वो कहीं और से नहीं पढ़ा जा सकता। ठीक है जी, दिस इज अगेन अनदर इनिशिएटिव बाय द आईकैप जो कि ऑनलाइन एजुकेशन को मजीद स्ट्रेंथन करता है, ऑनलाइन एजुकेशन को मजीद इनकरेज करता है। एमएसए के जो एग्जाम्स हैं, एमएसए विच इज लेवल 4, दिस इज गोइंग टू बी कंप्लीटली टोटली ऑनलाइन और ये बड़ा मजे का एग्जाम है। मैं तो इस एग्जाम को लेकर बड़ा एक्साइटेड हूँ कि यानी कि आप अपना लैपटॉप लेकर जाएंगे, अपना लैपटॉप लेकर जाएंगे, ठीक है, अपना लैपटॉप लेकर जाएंगे आप। तो वो जो आपका लैपटॉप होगा उसमें आपकी सारा मवाद, सारी बुक, सारी चीजें पड़ी हैं। आप वो एग्जाम हॉल में लेकर जाएंगे, वहां पे आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर नजर आएगा, आपने अपने लैपटॉप पे उसको टाइप करके सबमिट करना है। तो है ना मजे की बात कि एमएसए का एग्जाम आप कोई भी मटेरियल यूज कर सकते हैं, आपके पास एक रियल लाइफ सिनेरियो आ गया है और आपने उस रियल लाइफ सिनेरियो में रिस्पॉन्स करना है। ठीक है जी। तो एमएसए का एग्जाम अब कंप्यूटर बेस्ड होने लगा है और
आईकैप में हमने देखा है कि जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो भी लोग हैं, दे आर वेरी फेमिलियर, दे आर वेरी ओके विद टाइपिंग है, और कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा अच्छा लगता है उनको एज कम्पेयर टू राइटिंग। तो देखिए आईकैप का एक और इनिशिएटिव जिससे ऑनलाइन एजुकेशन और ऑनलाइन सिस्टम जो है वो इसको बड़ा जो है वो तकवीत मिलती है। आईकैप ने जो अपना जो लेटेस्ट एजुकेशन स्कीम दी है, जिसे हम एजुकेशन स्कीम 2021 भी कहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आईकैप कोशिश करता है कि हर 5-7 साल के बाद अपनी एजुकेशन स्कीम को रीवैम्प किया जाए, अपडेट किया जाए, अपग्रेड किया जाए। तो अभी जो एजुकेशन स्कीम है जिसके अंदर आप लोग अभी एडमिशन ले रहे होंगे, दिस इज एजुकेशन स्कीम 2021, और इस एजुकेशन स्कीम की बुनियाद ही आईकैप ने ये रखी है कि हम लोग अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को डिफरेंट ऑनलाइन मेथड्स और ऑनलाइन मैकेनिज्म्स के साथ उनको इंगेज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो लोग इस तरह की चीजों में आए। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या किस तरफ इशारा कर रहे हैं? आईकैप इटसेल्फ ऑनलाइन की दुनिया में जाना चाहता है। आईकैप चाहता है कि लोग ऑनलाइन आए, एग्जाम्स ऑनलाइन कर दिए, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ऑनलाइन कर दिया, बच्चों की किताबें ऑनलाइन कर दी, हमारी एजुकेशन स्कीम में जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐड कर दी। दिस इज न्यू एरा, ये नए जमाने की चीजें हैं जिनकी तरफ आपको जाना चाहिए। चलें, ये तो था एक माइंडसेट की बात। ऑनलाइन एजुकेशन में आपको फैसिलिटेटेड लर्निंग मिलती है, दिस इज माय पॉइंट। यानी कि ये मेरा ख्याल है, ये मेरा आर्ग्यूमेंट है कि आपको फैसिलिटेटेड लर्निंग मिलती है। कैसे कैसे मिलती है? वन टू वन फोकस्ड एजुकेशन। ठीक है जी, मैं और आप आपस में मुखातिब है। देखें, अगर मैं इस वक्त अकेला बैठा हूँ इस रूम में, तो मोस्ट प्रोबेबली आप भी अकेले बैठे हुए हैं किसी कमरे में। हाँ ठीक है, मैं एक लार्जर ऑडियंस से बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं और आप वन टू वन एक दूसरे से आप कहकर कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है जी, दिस इज वन टू वन कम्युनिकेशन, जिसमें आपका और मेरा आई कांटेक्ट है, जिसमें आपकी और मेरी डिस्कशन जो है वो हो रही है। आपके पास ऑप्शन है कि जब आप ऑनलाइन एजुकेशन पढ़ते हैं तो मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी आप हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि फिजिकल इंस्टीट्यूट्स में आप जब जाते हैं तो एक्सपीरियंस फैकल्टी या मशहूर टीचर के एडमिशन ऑलरेडी क्लोज हो चुके होते हैं, और जो नए जो यंग टीचर्स हैं, जो यंग ब्लड है, उनमें आपको उनके पास आपको ऑप्शंस मिलती हैं। ठीक है जी, लेकिन आपके डिस्पोजल पे है एक्सपीरियंस फैकल्टी, यानी कि आपके रिकॉर्ड पे है, आपके कंट्रोल पे है, कोई सीट लिमिटेशन नहीं है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन इस्तेमाल करते हुए आप एजुकेशन को बेहतर कर सकते हैं। आप क्लासेस के बाद लेक्चर्स ले सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपकी जो भी क्लास होती है उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाती है, जैसे सेशन की भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी आप लोगों को। तो उससे क्या होगा कि फर्ज करें कि आप एक दिन क्लास नहीं ले सके, आप उस दिन एब्सेंट नहीं कहलाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगले दिन आपने किसी को कहना है कि यार मुझे जरा बताना सर ने क्या बताया, और आप रजिस्टर से उसे कॉपी कर रहे हो, फिर आपको सारी जिंदगी समझ ही ना आए कि वो क्या लिखा हुआ था। देयर इज जीरो एब्सेंटिज्म इन ऑनलाइन एजुकेशन। क्यों? क्योंकि लेक्चर मौजूद है, आपने अगर एक दफा नहीं पढ़ा तो आप बाद में पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, लेक्चर की एक्सेस आपको एग्जाम डे तक है, कोई चीज आपको भूल जाती है, कोई चीज आपको याद नहीं आ रही होती है, आप वहां पे जाएं, लेक्चर को दोबारा वहां से देख लें, एग्जैक्ट क्लास में क्या हुआ था वो आपके सामने फिर दोबारा से वैसे ही जो है ना वो चलना शुरू हो जाएगा। टीचर के साथ आपकी व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू कम्युनिकेशन है, आप और टीचर एक दूसरे से बात कर रहे हैं, आप टीचर से कोई भी सवाल किसी भी वक्त पूछ सकते हैं जिसका टीचर अप्रोप्रिएट टाइम में जवाब दे रहा होता है। ऑनलाइन सिस्टम टेस्टिंग का भी लर्निंग के अंदर शामिल है, यानी कि जिस तरीके से आईकैप में देखें ना, पीआरसी की एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड है, तो उसकी तैयारी भी तो कंप्यूटर बेस्ड होनी चाहिए ना। उसकी तैयारी ऐसी थोड़ी होनी चाहिए कि आपके पास एक पेपर आ जाए जिसमें 15 सवाल हैं एमसीक्यूज और एक एक करके आप उनको टेक कर रहे हो। उसकी तैयारी भी आपकी कंप्यूटर बेस्ड एनवायरनमेंट के अंदर होनी चाहिए। तो ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर ये भी एक फैसिलिटेटेड लर्निंग का एक पॉइंट है जिसमें आपको ऑनलाइन एजुकेशन से ये बेनिफिट्स हासिल हो सकते हैं। आगे चलते हैं जी। जब आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो आप बहुत सारी कॉस्ट बचा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उस बच्चे के बारे में सोचेंगे जिस जो एक छोटे सिटी से आया है और उसने लाहौर, इस्लामाबाद या कराची में से किसी एक सिटी में रहना है, वहाँ पे पढ़ना है, अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करना है। तो उसके लिए आने जाने का कॉस्ट होगी। ठीक है जी, उसकी ट्रैवलिंग कॉस्ट है, उसकी अकोमोडेशन की कॉस्ट है, वहाँ पे रहना सहना, खाना पीना, हॉस्टल की कॉस्ट है, ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती है। और एक दफ़ा मैं इसी तरह से एक सेशन में बात कर रहा था, तो एक स्टूडेंट ने इनपुट दिया कि सर मुझे 25,000 रुपीज पर मंथ कॉस्ट पड़ती है हॉस्टल की और आने जाने की। ठीक है जी,
तो ये सारी की सारी कॉस्ट आपकी बच जाती है। आप समझें कि आपकी एजुकेशन का बहुत बड़ा पार्ट इस चीज़ के ऊपर लग जाता है कि आप जो है वो हॉस्टल के ड्यूज और हॉस्टल की अकोमोडेशन, और फिर वो एक सब स्टैंडर्ड सी लिविंग होती है। वो आप शेयर्ड रूम पे होते हैं, आप डिफरेंट लोगों के साथ होते हैं जो डिफरेंट माइंडसेट के होते हैं, जो डिफरेंट फाइनेंशियल बैकग्राउंड से होते हैं। तो मतलब और उसमें हर तरह के लोग होते हैं, आप में अच्छी बुरी आदतें भी आ सकती हैं। तो इस तरह की बहुत सारे इश्यूज होते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन इन इटसेल्फ लो फी चार्ज करता है। किसी एक फिजिकल इंस्टीट्यूट में आप जाए पीआरसी के लिए, हो सकता है कि आपको 1 लाख से 1.5 लाख रुपए के दरमियान की फी वो आपसे मांगे, लेकिन सीएमएडीजी या इस तरह के जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो 35,000, 40,000, 30,000 में आपको पढ़ा देते हैं, और इवन उसके अंदर भी आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे। ऑनलाइन पढ़ने से आपको एक और बड़ा मजे का फायदा होता है। देखिए, आप किसी जगह पे फिजिकल इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं तो आप उस जगह पे जाएंगे, ठीक है जी, आप सुबह उठेंगे, तैयार होंगे, नाश्ता करेंगे, आप उस जगह पे जाएंगे, वहां पे आपकी आने जाने की कॉस्ट आपको लगेगी, और इस तरह की डिफरेंट जो कॉस्ट जो आपको बियर करनी पड़ेगी, ये तमाम कॉस्ट जो है ये आपकी बच जाएंगी। फटीग हो जाती है सफर करते हुए। मैंने देखा कराची के कुछ मेरे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने बताया कि सर हमारे घर से जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो इतने दूर हैं कि हमें 2 घंटे जाने में और 2 घंटे आने में लगते थे। तो ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है इससे आपकी ये वाली कॉस्ट भी बच जाती है, और इवन आपकी स्टडी मटेरियल जो है वो अक्सर आपको ऑनलाइन में फ्री में मिल रहे होते हैं सॉफ्ट कॉपी में। तो एक तीसरा आर्ग्यूमेंट जो है वो ये है कि इससे आपकी बहुत सारी कॉस्ट बच जाती है, और ये कॉस्ट बड़ा एक सिग्निफिकेंट पोर्शन होता है खासतौर पे उन बच्चों की लाइफ में जो एक व्हाइट कॉलर फैमिली से जिनका ताल्लुक होता है। ऑनलाइन एजुकेशन एक रिजल्ट ओरिएंटेड मेथड भी है, रिजल्ट ओरिएंटेड सिस्टम है, यानी कि यहाँ पे लोगों के रिजल्ट्स आते हैं, लोग यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हैं, और ना सिर्फ अच्छा परफॉर्म करते हैं, इनके रिजल्ट्स बेहतर होना शुरू हुए हैं, बल्कि बड़े एक्सेप्शनल रिस्पॉन्सेज जो है ना वो बच्चों की तरफ से हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले 1 साल में 7 से 8 मेरिट सर्टिफिकेट्स जो हैं वो ऑनलाइन स्टूडेंट्स के आए हैं जिनको मैं जानता हूँ। अच्छा, मेरिट सर्टिफिकेट क्या होता है? मेरिट सर्टिफिकेट मींस द फर्स्ट पोजीशन ऑल ओवर द पाकिस्तान। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन ऑल ओवर द पाकिस्तान ऑनलाइन एजुकेशन के स्टूडेंट्स हासिल कर रहे हैं। ठीक है जी। इवन एक और बड़ी मजे की बात यह है कि हमने देखा है कि जब से ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम आया है, बच्चों ने 4-4, 5-5 पेपर भी पास करना शुरू कर दिए। पहले ये होता था कि कभी कभार कोई एक आध बच्चा ही ऐसा होता था जो 4-5 पेपर में पास कर सकता था। अपीयर होने वाले बच्चों की तादाद भी बहुत कम होती थी, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन की एक लिमिटेशन होती है। ऑनलाइन एजुकेशन की ये लिमिटेशंस नहीं है। आप अपना टाइम प्लान कर सकते हैं, एक सुबह पढ़ लिया, एक दोपहर में पढ़ लिया, एक दोपहर में पढ़ लिया, एक शाम को पढ़ लिया सब्जेक्ट, और इस तरीके से आप बहुत सारी चीजों को मैनेज कर लेते हैं, बिकॉज यू हैव कंट्रोल ऑफ योर एजुकेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रिसेंटली देखें तो सी फैब के अंदर भी लोगों ने 4-4, 5-5 पेपर पास करना शुरू कर दिए हैं, जो कि मुझे अभी भी लगता है कि दिस इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी, दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट, और शायद ये एक ऐसी अचीवमेंट है जो कि बहुत ज्यादा रेगुलरली अब आगे नहीं होगी, लेकिन स्टिल लोग जो हैं वो अच्छा परफॉर्म करना शुरू हो गए हैं, क्योंकि ऑनलाइन में उनके पास कंट्रोल आ गया उनकी लर्निंग का, दे कैन परफॉर्म बेटर, राइट। अच्छा, कोविड के दिनों में जैसे फॉर एग्जांपल आईकेएफ के रिजल्ट्स बहुत बेहतर हो गए। अगर आप आईकेएफ के रिजल्ट के स्टैट्स देखें तो जिन दिनों में कोविड था, जिन दिनों में लोग ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे थे, उन दिनों में इट इज ए प्रूवन फैक्ट कि उन दिनों में जो पासिंग परसेंटेजेस थी, जो बच्चों के ज्यादा पेपर पास करने की जो तादाद थी वो बहुत बेहतर हो गई थी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल गैप के अंदर 4 पेपर पास करने वाले बच्चे 2-3 हुआ करते थे। कोविड में जो बिल्कुल पूरी की पूरी हमारी जो अटेम्प्ट जो जाया बनी, पूरी की पूरी अटेम्प्ट जो ऑनलाइन गई थी, उस अटेम्प्ट में 64 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने 4 पेपर पास किए थे, विच वाज अ ग्रेट अचीवमेंट जहां तक मेरा ख्याल है। अच्छा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसको मैं समझता हूँ कि हमें जरूर वैल्यू करना चाहिए, कि आप जब अपने घर में रहते हैं, अपने घर वालों के पास रहते हैं, आपके पेरेंट्स की नजरों में आप रहते हैं, और आपके पेरेंट्स आपकी नजरों में रहते हैं, दिस इज ए ग्रेट लग्जरी। जब आप अपने ही घर में रहते हैं तो आपको एक स्टैंडर्ड लिविंग मिलती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलता है, आपको अच्छा खाना मिलता है, आपको सारे बहन भाइयों की तरह सर्विसेज मिलती हैं। जबकि आप हॉस्टल में जाते हैं तो आपको एक लो स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड चीज मिलना शुरू हो जाती है। पेरेंट्स को पता होता है कि उनके बच्चे कितना पढ़ रहे हैं और कितना टाइम जो है वो इसके ऊपर लगा रहे हैं। ठीक है, फीमेल स्टूडेंट्स जो हैं दे आर वेरी
कंफर्टेबल विद दिस मोड ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, क्योंकि दे डोंट हैव टू गो एनीवेयर, उनको किसी को तंग नहीं करना, भाइयों को तंग नहीं करना कि मुझे कॉलेज छोड़ के आओ, मुझे कॉलेज से लेकर आओ। और दे आर वेरी कंफर्टेबल विद दिस के जनाब वो इजीली अपनी एजुकेशन जो है वो ऑनलाइन मोड के थ्रू कर सकते हैं। और मैंने देखा है कि मेरी जो ऑनलाइन क्लासेस अभी चल रही हैं उनमें 70% तक ऐसे फीमेल स्टूडेंट्स हैं। मेल स्टूडेंट्स की तादाद कम है, फीमेल स्टूडेंट्स की तादाद ज़्यादा, बिकॉज दे आर वेरी कंफर्टेबल विद दिस ऑनलाइन एजुकेशन मॉडल कि यार घर में रहे, घर वालों की खिदमत भी की, घर का काम भी किया और अपनी एजुकेशन भी कंटिन्यू की। तो ये एक बड़ी होलिस्टिक अप्रोच मैंने आपके सामने शेयर की है और इन सारे पॉइंट्स को मैंने इकट्ठा करने की कोशिश की है। वो तमाम बातें, वो तमाम चीज़ें जो कि ये इस चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करती हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन इज ए ग्रेट एजुकेशनल सिस्टम, राइट। अच्छा जी, चलें, लेट्स कंटिन्यू टुवर्ड्स द फाइनल स्टेप ऑफ आवर सेशन, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि CMADC क्या है और CMADC जो है वो इसमें अभी तक क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं। देखिए, CMADC इज एन ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जिसमें हम स्टूडेंट को ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। CA की तकरीबन डेढ़ साल ऑलमोस्ट इट स्टार्टेड इन फरवरी 2021। 2021 में हम लोगों ने रिवीजन क्लासेस स्टार्ट की थी और उस वक्त से लेकर अब तक मोर और लेस 15,000 एनरोलमेंट्स हम लोगों ने सर्व की हैं, 15,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को सर्व किया है। पाकिस्तान का फर्स्ट डेडिकेटेड ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा जितने भी एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स हैं दे इमर्ज्ड आउट ऑफ एनी फिजिकल इंस्टीट्यूट। जैसे कोविड आया तो उन्होंने अपना एक ऑनलाइन सिस्टम शुरू कर दिया, या वो कोई फिजिकल सिस्टम कर रहे थे तो उसके साथ साथ उन्होंने ऑनलाइन सिस्टम भी चलाना शुरू कर दिया। ठीक है जी, इसमें CMADC की जो पहचान है वो है जी बिगेस्ट फ्री रिवीजन क्लासेस। हर सेशन के एंड पे बच्चों के लिए फ्री रिवीजन क्लासेस कराई जाती हैं, चाहे वो PRC के सब्जेक्ट हैं। PRC के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे वो अकाउंटिंग हुआ करती थी, ये QM हुआ करता था, इकोनॉमिक्स हुआ करता था, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस वगैरह। इन सब्जेक्ट्स के फ्री रिवीजन क्लासेस हम लोग कराते रहे हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर हम पिछली 2 अटेम्प्ट्स की बात करें तो तकरीबन 3400 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट रिवीजन क्लासेस में सर्व किया गया है। और अभी भी इंशाल्लाह आज हम लोग अपने कैफ के सब्जेक्ट्स के लिए बिगेस्ट रिवीजन क्लासेस फॉर सितंबर 2022 अटेम्प्ट जो है वो अनाउंस कर रहे हैं। तकरीबन 18 से ज़्यादा टीचर्स इस पैनल के ऊपर अटैच्ड हैं। अभी रिसेंटली मार्केट में एक्सप्रेस बैचेस के नाम से स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने एक नई प्रोडक्ट, एक नया बैच, एक नया तरीकाकार ऑफर कराया है जिसमें वो कम वक्त में ज़्यादा पढ़ सकते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी अच्छी बात जो कि मुझे CMADC की लगती है वो ये है कि वी ओपन आवर कोर्सेज 100% फ्री फॉर दो स्टूडेंट्स हु वर नॉट एबल टू पे द फी। और उसका स्लोगन जो था वो ये था कि कोई रह तो नहीं गया, यानी कि ऐसे लोग जो कि किसी भी फाइनेंशियल इशू की वजह से किसी भी इंस्टीट्यूट में क्लासेस नहीं ले सके, हमने उनको एडमिशंस दिए और बिल्कुल वैसे ही ट्रीट किया जैसा कि पेड स्टूडेंट्स को ट्रीट करते हैं। उनको सेम सर्विसेज दी, एजुकेशन, उनको लाइव क्लासेस दी, उनको टेस्ट सेशंस दिए, उनको व्हाट्सएप ग्रुप की सपोर्ट की। इवन टीचर इज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि कौन सा बच्चा पेड है और कौन सा बच्चा फ्री है। और तकरीबन 800 के करीब स्टूडेंट्स को हम लोगों ने इस वक्त फ्री कोर्सेज अपने कैप के प्रोवाइड किए हुए हैं जो कि हमारे कोर्सेज पढ़ रहे हैं। और एक और बड़ी मजे की बात यह है जो कि आप लोगों के लिए बड़ी रेलेवेंट है, वो ये है कि बिगेस्ट PRC एकेडमिक प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं, यानी कि हर महीने डिफरेंट तरह के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं आप लोगों के लिए। और हर तरह के बच्चे के लिए, तेज पढ़ने वाले बच्चे के लिए भी, स्लो लर्नर के लिए भी, हर तरह के बच्चे के लिए डिफरेंट टाइप के बैचेस हम लोग ऑफर कर रहे हैं, जो कि अभी मैं आपको आगे एग्जाम प्रोग्राम 2023 में 2022 और 23 में दिखाऊंगा। ये जनाब हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप के बैचेस ऑफर कर रहे हैं। आइडिया ये है कि आपने PRC के 5 सब्जेक्ट्स देने हैं। एक होता है जी आइडियल बैच। आइडियल बैच उसको आइडियल इसलिए कहते हैं कि मैं ये समझता हूँ कि ये आइडियल अप्रोच है बच्चे की, कि बच्चा आए और सबसे पहले 3 पेपर्स की तैयारी करे और उनको अपीयर करे, फिर बाकी 2 पेपर्स की तैयारी करे और उनको अपीयर करे। जब आप 3 पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप 3 मंथ्स के बाद एग्जाम्स दें और 3 मंथ्स में आप 3 पेपर्स की तैयारी इजीली कर सकते हैं। और ये पहले 3 पेपर्स होंगे PRC1, PRC2 एंड 3। और बाकी जो आपके 2 पेपर्स रह जाएंगे उनकी 2 महीनों में तैयारी करें। और ना सिर्फ तैयारी करें, आपके बैचेस भी बिल्कुल इसी तरीके से होंगे और फिर आप उनके बाद उसके एग्जाम्स देंगे, यानी कि PRC 4 एंड 5।
तो ये आइडियल अप्रोच होती है कि पहले आप 3 पेपर्स की तैयारी करें, फिर उसके बाद आप अगले 2 पेपर्स की तैयारी करें। जो 3 पेपर्स हैं वो क्लासेस शुरू करने के 3 महीनों के बाद उनका एग्जाम्स दें और फिर उसके बाद 2 महीनों बाद बाकी 2 पेपर का एग्जाम भी देते हैं। ठीक है जी। इसमें जो बैचेस हैं आइडियल 1, आइडियल 2, आइडियल 3 3 बैचेस हैं। एक 10 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, एक 10 सितंबर से और एक 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। और ये आइडियल बैचेस इस तरीके से प्लान किए हुए हैं ताकि स्टूडेंट्स फिर आगे मार्च में फ्री हो जाए और मार्च में फ्री होने के बाद वो आगे अपनी कैफ की प्लानिंग कंटिन्यू कर सके। फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो जाले होते हैं, जिनको लगता है कि यार मैं तो 5 क्या मैं तो 7 पेपर इकट्ठे कर सकता हूँ। तो ये सर ने क्या अप्रोच दे दी कि यार पहले 3 कर लो फिर 2 कर लो। और मैं तो जनाब मुझे तो एक्साइटिंग चीजें पसंद है। या कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनको पीआरसी के 1-2 पेपर्स की एग्जाम्पशन मिल गई, तो इन लोगों के लिए हम लोगों ने सुपर बैच ऑफर किया है। सुपर बैच एक ऐसा बैच है जिसमें 5 के 5 पेपर्स की आप इकट्ठी तैयारी करेंगे और उन सारे पेपर 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और उन सब की आप इकट्ठा ही एग्जाम देंगे। इसमें जो बैचेस हैं वो है जनाब 7 बैचेस। सुपर बैचेस के हम अनाउंस कर रहे हैं। कॉलेजेस जो डिफरेंट फिजिकल हैं या ऑनलाइन हैं वो एक एक दो दो बैच ऑफर करते हैं। हमने तकरीबन 10 बैचेस ऑफर किए हैं, 7 सुपर और 3 आइडियल बैचेस आप लोगों के लिए। और आप इनमें से किसी भी बैच में एडमिशन ले सकते हैं। आप हमारे एडमिशन ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट करेंगे तो एडमिशन ऑफिसर आपसे पूछेगा अच्छा बताएं आप कौन से बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आप उसे बताएं कि जी मैं सुपर बैच में एडमिशन लेना चाहता हूँ। तो जो आगे जो भी सुपर बैच शुरू हो रहा होगा टीम आपको उसमें एडमिशन के हवाले से बताएगी। तो ये सुपर बैच उन लोगों के लिए है जो वाकई सुपरमैन की अप्रोच रखते हैं और जो समझते हैं कि यार हम 5 के 5 पेपर इकट्ठे पढ़ के पास कर सकते हैं। अब मजे की बात यह है कि इनमें कुछ पेपर पीआरसी के अंदर कुछ पेपर न्यूमेरिकल है, कुछ थ्योरेटिकल है, कुछ इजी है, कुछ मुश्किल है। तो फिर जब आप किसी भी एक बैच का टाइम टेबल मांगेंगे तो आपको उस टाइम टेबल में बड़ी खूबसूरत प्लानिंग नजर आएगी। यानी कि जो पेपर मुश्किल हैं उनको ज्यादा टाइम एलोकेट किया हुआ है, जो पेपर कम है उनको कम टाइम एलोकेट किया हुआ है, जो कम कम मुश्किल है यानी कि जो इजी है। तो इस तरीके से एक बड़ा खूबसूरत प्लानिंग हम लोगों ने बना के बच्चों को दी है। कुछ बैचेस पहले शुरू हो जाएंगे, कुछ बैचेस 1 महीने के वक्फे से शुरू होंगे ताकि जो उस बैच के जो सब्जेक्ट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से मैनेज हो सके। और एग्जाम के मंथ में यानी कि हर महीने यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर 2022 हर महीने 5 से 7 दिन की रिवीजन क्लास भी हुआ करेगी जो लास्ट मंथ में हुआ करेगी जब आपकी रेगुलर क्लासेस खत्म हो चुकी हैं। और फाइनल मॉक्स और फाइनल टेस्ट भी हुआ करेंगे राइट बिफोर द एग्जाम्स। यानी कि आप आइडियल बैच में हो या आप सुपर बैच में हो, आपको एग्जाम मंथ की एक्टिविटीज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। रिवीजन क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड भी हो सकती हैं, लाइव भी हो सकती है। और आपको मॉक्स वगैरह भी मिलेंगे जो कि मॉक से मुराद होती है टेस्ट, यानी कि आप फुल फ्लेज एग्जाम लेवल का टेस्ट जो है वो यहाँ पे करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट आइडियल एंड सुपर बैच ऑफ सीएमएडीसी। आप इनमें से किसी भी बैच में एडमिशन ले सकते हैं। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में जो हमारे एडमिशन है हमारी जो टीम है ये आपको इसमें गाइड कर देगी। ठीक है जी। हम लोग आगे चलते हैं सीएमएडीसी के जो क्या क्या बेनिफिट्स हैं, जो वैल्यूज है वो हम बात कर चुके हैं कि स्टडी फ्रॉम होम जो है ये इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट, अकोमोडेशन कॉस्ट बचती है, आपकी फैकल्टी सीएमएडीसी की जैसे मैंने कहा बड़ी आइडियल फैकल्टी है, बड़े टॉप फैकल्टी मेंबर्स हम लोगों ने इकट्ठे किए हैं। स्टडी मटेरियल आपको फ्री मिलेगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सीएमएडीसी के अंदर आप जिस भी सब्जेक्ट में एडमिशन लेंगे उस सब्जेक्ट की किताबें और कुछ स्टेशनरी आप लोगों को आपके घर डिलीवर की जाएगी। और जैसे ही आप एडमिशन लेंगे आपको वो सारी की सारी यानी कि आपको अलग से किताबें लेने की जरूरत नहीं है, वो सीएमएडीसी की फीस के अंदर शामिल है। हमारा एजुकेशनल एक्सपीरियंस जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन की वेबसाइट, ऑनलाइन टेस्टिंग की वेबसाइट और इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट पर मुश्तमिल है। यानी कि आपको सारी की सारी एजुकेशन जो है वो एक वेबसाइट के थ्रू दी जाएगी। मोस्ट अफोर्डेबल फी है जी। आप अगर फिजिकल इंस्टीट्यूट की बात करें तो 1 लाख से 1.5 लाख रुपए के दरमियान में बड़े इंस्टीट्यूट फी चार्ज कर रहे होते हैं। इवन इन दैट केस 45,000 का पैकेज है और किसी भी स्टूडेंट को किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई डिस्काउंट लाजमी तौर पे मिल जाता है, जैसा कि अभी मैं आपको अगली स्लाइड में फी और डिस्काउंट्स के हवाले से बता रहा हूँ। 100% लाइव क्लासेस होगी जी, डेली लाइव क्लासेस। जस्ट लाइक जैसे मैं आप लोगों से इस वक्त मुखातिब हूँ, हम लोग क्लास कर रहे होंगे लेकिन उसमें एक एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट भी होगा। आप भी अपना माइक और अपना कैमरा ऑन कर सकेंगे। अभी आप लोग अपना माइक और कैमरा ऑन नहीं कर सकते, आप मेरे से बात नहीं कर सकते सिवाय कि आप टाइप करके मेरे से बात करें, जैसा कि आप अभी टाइप करके बात कर रहे हैं। लेकिन डेली लाइव क्लासेस में दिस इज जस्ट लाइक ए जूम कॉल, स्काइप की कॉल जैसे होती है।
तो ये नहीं कि जैसे व्हाट्सएप की कॉल होती है तो आप और मैं हम लोग एक दूसरे से अपने अपने घरों में बैठ के अपने अपने इलाके में रहते हुए फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ आवर ओन हाउसेज हम एक दूसरे को एजुकेशन डिपार्ट कर रहे होंगे। आपकी प्रोग्रेस एवेल्युएशन होगी, आपकी अटेंडेंस ली जाएगी, आपका टेस्ट सेशन चेक होगा, इस तरह की बहुत सारे वैल्यूज, बहुत सारे फीचर्स। तो यानी कि वो जो ऑनलाइन की बेनिफिट्स और ऑनलाइन की वैल्यूज हमने पढ़ी थी वो सारी तो सीएमएडीसी के अंदर शामिल ही शामिल है। एडिशनल आपको क्या मिल रहा है? टॉप फैकल्टी मिल रही है, मेरिट सर्टिफिकेट होल्डर फैकल्टी मिल रही है जिनके अपने अपने सब्जेक्ट्स में रेलिवेंट स्टूडेंट्स जो है वो मेरिट सर्टिफिकेट हासिल कर चुके हैं। आपको बड़ी जबरदस्त वेबसाइट मिलेगी, कम से कम फीस है, डेली लाइव क्लासेस वर्क करेंगी और आपकी प्रोग्रेस एवेल्युएशन, आपकी टेस्टिंग, आपकी जो अटेंडेंस है वो सारी की सारी वो भी होगी। तो ये लें जनाब, ये वो स्लाइड है जिसका आप इंतजार कर रहे थे, मैं आपको बता रहा था। किसी भी बोर्ड के टॉप 20 पोजीशन होल्डर्स 100% डिस्काउंट सीए मेड इजी पे हासिल कर सकते हैं। अगर आपके मार्क्स 90% उससे ज्यादा है तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि सिर्फ 25,000 रुपए में आप पूरा का पूरा पीआरसी हमारे पास पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। 80 टू 90 80 टू 89% की रेंज वाले जो स्टूडेंट्स उनको 30% डिस्काउंट मिलेगा। फिजिकल डिसेबिलिटी कोटा है, टीचर चाइल्ड कोटा है, हाफिज कुरान कोटा है, किनशिप डिस्काउंट है, यानी कि वो लोग जिनके बड़े बहन भाई हैं या फैमिली मेंबर्स जो हैं वो सीएमएडीसी से पहले पढ़ चुके हैं, उनके लिए डिस्काउंट्स है। यानी कि देयर आर अ लॉट ऑफ डिस्काउंट्स अवेलेबल जो कि स्टूडेंट्स को हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे होंगे। और ये सारे के सारे डिस्काउंट्स आप जो है वो इनमें से जिस भी डिस्काउंट कैटेगरी में आप फॉल करते हैं वो आप उस डिस्काउंट को हासिल कर सकते हैं। ठीक है जी। यानी कि फर्स्ट करें कि आप कहते हैं जी मैं इस डिस्काउंट कैटेगरी में फॉल करता हूँ तो आपको ये वाला डिस्काउंट मिल जाएगा। लेट्स सपोज आप कहते हैं कि यार मुझे हाफिज कुरान के कोटा से जो है ना वो डिस्काउंट चाहिए, स्कॉलरशिप चाहिए, तो आपको यहाँ से ये स्कॉलरशिप मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ही कम फी में, बड़ी ही नॉमिनल फी में आप पूरा का पूरा पीआरसी, और ये 5 पेपर की फी है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर आपके फॉर एग्जांपल 3 पेपर हैं या 4 पेपर हैं तो आपको मजीद इस अमाउंट में मजीद कमी होती चली जाएगी, जो कि आप एडमिशन ऑफिसर से कांटेक्ट करके मांग सकते हैं कि आप फर्स्ट करें कि मेरे 3 पेपर हैं तो मुझे कितनी फी पे करना होगी अगर मेरा ये वाला डिस्काउंट है। तो उन सब के पास अपने अपने चार्ट्स बने हुए हैं, वो आपको बड़े अच्छे तरीके से ये चीज जो है वो गाइड कर सकते हैं। ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट फी एंड डिस्काउंट्स ऑफ सीए मेड इजी। ये सेशन अब टेक्निकली खत्म हो चुका है इस सेशन में, और मैंने कोई भी बात आपके साथ नहीं करनी है। अब मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के सवालों के जवाब देने हैं। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान में रखिएगा कि आपने अगर कोई भी सवाल पूछना है, कोई एडिशनल बात आपने पूछनी थी और वो यहाँ पे डिस्कस नहीं हुई और मैं भी नहीं कर सका, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ये नंबर जो है, इस नंबर पे आपने व्हाट्सएप करना है और व्हाट्सएप करने से ये नंबर आपको आपके जो भी सवाल आप पूछना चाहते हैं वो आपको उसका आंसर मिलेगा। ठीक है जी। सो दिस इज द नंबर 03124861 629।